गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर हम लोगों का चल रहा है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उस चैप्टर पे, दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। होपफुली फ्रेंड्स आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पॉइंट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैसे निकलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालने के लिए मुझे प्रॉपर्टी की जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मुझे म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, नेट एनुअल वैल्यू आता है। नेट एनुअल वैल्यू में से दो तरह की डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 24A 24B। 24A में डिडक्शन मुझे मिलेगी किस चीज की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, फ्लैट 30% ऑफ एनएवी, राइट। और 24B में मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेजिंग दैट हाउस। घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट की, उस इंटरेस्ट की भी डिडक्शन ले लो, राइट। ये डिडक्शन देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के डिफरेंट सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किए पिछली दो क्लासेस में। आज फ्रेंड्स एक और नया सिनेरियो लेके चलेंगे कि इस सिनेरियो में आपको कैसे, राइट, जीएवी कैलकुलेट करना है। तो सिनेरियो क्या है फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, राइट। ऑलरेडी फ्रेंड्स डिफरेंट सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पूरे साल मेरा घर खाली पड़ा था, उस केस में क्या होगा। पूरे साल मेरा घर किराए पर था, उस केस में क्या होगा। कुछ टाइम किराए पर था, कुछ टाइम खाली था, उस केस में फ्रेंड्स क्या होगा। पूरे साल मैं उसमें रहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस केस में क्या होगा। किराए पर पूरे 12 महीने था, लेकिन कुछ महीनों का किराया आया ही नहीं, अनरियलाइज्ड रेंट, उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक फ्रेंड सिनेरियो अब ये लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड मे और मे नॉट बी वेकेंट। क्या कह रहा है, कुछ टाइम के लिए वो लेट आउट थी, कुछ टाइम के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। एक बार सिचुएशन दिखा देता हूं और उसका आंसर भी कर देता हूं, राइट। तो प्रॉपर्टी मेरी एक प्रॉपर्टी है, राइट। साल में कितने, साल में टोटल 12 महीने, राइट, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में से सिनेरियो क्या है, 12 मंथ्स में 9 मंथ्स लेट आउट और 9 मंथ्स लेट आउट। और सिनेरियो क्या है फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, राइट, जस्ट अ मिनट, राइट। 9 महीने के लिए लेट आउट और 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। 9 महीने के लिए लेट आउट और 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। सिचुएशन ये है फ्रेंड्स, अब क्या करना है फ्रेंड्स आपको, राइट। तो 9 महीने के लिए फ्रेंड्स लेट आउट है, 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब इस सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या करेंगे। फ्रेंड्स सारी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, सारी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है कितना, 12 महीने का। 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकाल दो। 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट सपोज आया 6 लाख रुपए, सेल्फ ऑक्यूपाइड 3 महीने रहा, तो एक्चुअल रेंट जो होगा, एक्चुअल रेंट मेरा 9 महीने का आएगा। सपोज 9 महीने का एक्चुअल रेंट, 9 महीने का एक्चुअल रेंट मेरा रहा सपोज कितना, 50,000 रुपए पर मंथ से 50K पर मंथ इंटू 9 मंथ, कितना आएगा 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए, राइट। तो एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, राइट, एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, एक्चुअल रेंट 4.5 लाख। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, सिंपल विच एवर इज हायर, कुछ देखना ही नहीं है फ्रेंड्स इसमें, राइट। फ्रेंड्स जो सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो वैकेंसी का एक बेनिफिट मिलता है जो हमने पहली क्लास में किया था, अगर यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड ना होकर वेकेट होती प्रॉपर्टी
तो वैकेंसी पे हमें एक बेनिफिट मिलता है, वो यहां अवेलेबल नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है। अगर वैकेंसी के अलावा पार्शियल वैकेंसी, पार्शियल लेट आउट, इस सिचुएशन के अलावा जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, आपको सिंपल 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है और 9 महीने का, मतलब मेरे एग्जांपल में 9 महीने का जो भी एक्चुअल मंथ्स हैं, जितने महीने का रेंट रिसीव हुआ उतने महीने का मुझे एक्चुअल रेंट निकालना है, दोनों को कंपेयर करना है और हायर, राइट, हायर ऑफ अबव दिस टू, हायर 6 लाख, मेरे को 6 लाख रुपए पर टैक्स देना है। 6 लाख रुपए मेरी क्या बनेगी, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है जी। इसी सिचुएशन में फ्रेंड्स 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, लेकिन 9 महीने का एक्चुअल रेंट, 9 महीने का एक्चुअल रेंट सपोज ये 9 लाख हो गया, 1 लाख रुपए पर मंथ पे मेरी प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ी हुई है, तो मेरा हायर ऑफ अबव 9 लाख, तो मेरा GAV जो बनेगी फ्रेंड्स वो 9 लाख बनेगी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब डाउट थोड़ा क्रिएट कर देते हैं, साल के 12 महीने, 12 महीने में मेरी प्रॉपर्टी 6 महीने किराए पर उठी, 6 महीने किराए पर उठी, 6 महीने किराए पर उठी, 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, राइट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये थी लेट आउट, ये थी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और कितने महीने बचे, 3 महीने, 3 महीने थी वैकेटेड, खाली पड़ी थी, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 महीने मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट, 3 महीने मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और 3 महीने मेरी खाली पड़ी है प्रॉपर्टी, राइट। अब यहां पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, सेम, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकाला, एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया जी सपोज 6 महीने का 6 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना, जितने महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पर उठी थी, ये वाला, जितने महीने किराए पर उठी थी, सपोज किराए पर उठी थी 80,000 रुपए के हिसाब से, 80,000 इंटू 6, राइट, 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए, राइट। दोनों में जो भी हायर हो, जनरल रूल क्या बोलता है, दोनों में जो भी हायर हो, जो भी हायर है, गुड मॉर्निंग जुगराज, गुड मॉर्निंग, जो भी दोनों में हायर होगा वो क्या बन जाएगा मेरा, GAV। तो इन दोनों में हायर कौन सा, 6 लाख। लेकिन फ्रेंड्स यहां ये 6 लाख अभी नहीं निकालना, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स एक वैकेंसी का केस आ गया, लेट आउट के साथ वैकेंसी भी है। लेट आउट के साथ अगर फ्रेंड्स वैकेंसी भी है तो जो अपने पहली क्लास में पढ़ा था कि वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये वैकेंसी नहीं होती, राइट, ऑल दो मेरे को 6 लाख पे टैक्स देना है जो भी हायर होगा, लेकिन चेक कर लो क्या ये जो किराया कम रह गया एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्चुअल रेंट जो कम रह गया, क्या ड्यू टू वैकेंसी है। इफ इट इज ड्यू टू वैकेंसी, इफ इट इज ड्यू टू वैकेंसी, तो फिर मैं इसको GAV मान लूंगा, एक्चुअल रेंट को GAV मान लूंगा। तो मैंने कहा जी चेक कर लेते हैं, क्या वैकेंसी नहीं होती तो क्या किराया ये ज्यादा होता, तो अगर वैकेंसी नहीं होती तो फ्रेंड्स किराया कितना आता, 80,000 रुपए पर मंथ, इनटू वैकेंसी कितने महीने की थी, 3 महीने की, राइट। तो 6 महीने एक्चुअल, 3 महीने की वैकेंसी, 9 महीने से कंपेयर करना है, 12 से कंपेयर नहीं करना, वैकेंसी वाले पीरियड का भी किराया ऐड कर दो और देखो अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना किराया आता। तो जी किराया आता इतना, 80,000 इंटू 9 कितना आता जी, 7,20,000 रुपए, 7,20,000, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने ठीक किया है, 7,20,000 किराया मेरे पास आता, 7,20,000। क्या ये 7,20,000 6 लाख से ज्यादा है, क्या ये 7,20,000 6 लाख से ज्यादा है, आंसर इज यस, ज्यादा है। इसका मतलब जो किराया 4,80,000 कम रह गया, इट इज ड्यू टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होती तो मेरे पास किराया 7,20,000 का आता। सर ये तो ड्यू टू वैकेंसी वाला केस बन गया, और इफ इट इज ड्यू टू वैकेंसी, अगर ये कम रह गया, ड्यू टू वैकेंसी कम रह गया, ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में जो कम है एक्चुअल रेंट, उसी को हम GAV मान लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स ये 6 लाख नहीं, ये 4,80,000 रुपए की क्या बनेगी, GAV। मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, लेकिन थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप सोचो, जो मैंने बोला फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा सोचो। जहां पर भी वैकेंसी आएगी, अगर वैकेंसी नहीं होती तो मेरे को किसी सिचुएशन में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सीधा एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करो, सीधा। अब यह मत पूछना एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, पिछली 2 क्लास से एक्सपेक्टेड रेंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, खूब पढ़ रहे हैं, राइट। और जो लोग आज पहली बार किसी ने देखा हो ये वीडियो,
रिकॉर्डिंग देखो या लाइव में कोई पहली बार देखे तो प्लीज मेरी पहली 2 क्लास देख लेना। राइट, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना, 12 महीने का निकाल दो, सीधा 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। कोई भी सिनेरियो हो, वैकेंसी नहीं होनी चाहिए बस वहां पर। अगर वैकेंसी बीच में आ गई तो अलग एक्सेप्शन है। वैकेंसी अगर नहीं है, जो मर्जी सिनेरियो है, जो मर्जी, फ्रेंड्स एक सिंगल रूल बता रहा हूं, जो मर्जी आपके एग्जाम में सिचुएशन आ जाए, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का कैलकुलेट कर दो। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का कैलकुलेट कर दो और एक्चुअल रेंट जितने महीने एक्चुअल किराया रिसीव हुआ वो कैलकुलेट करो। दोनों में जो हायर है वो मेरी जीएवी बनेगी। जनरल रूल, जो जीएवी मेरी क्या बनेगी, जो दोनों में हायर है। लेकिन अगर यहां पर वैकेंसी आ जाए तो पहले हायर देखो। अगर ये एक्चुअल रेंट हायर होता तब मेरे को वैकेंसी को भी इग्नोर कर देना। अगर मेरा एक्चुअल रेंट हायर होता, मान लो 80,000 की जगह मेरा एक्चुअल रेंट 6 महीने का आता, ये 480 की जगह 8 लाख रुपए, 480 की जगह 8 लाख रुपए आता, तो दोनों में जो हायर 8 लाख ले लो। वैकेंसी चेक ही नहीं करनी। वैकेंसी कब चेक करनी है, आपको चेक करनी है जब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट कम है। क्योंकि अब मेरे को वो चुभ रहा है कि एक्चुअली तो मेरे पास 480 आया, आप मेरे से कह रहे हो जीएवी 6 लाख मान लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहां आपको एक हम बेनिफिट देंगे, आपका नुकसान हो रहा है, जहां नुकसान हो रहा है वहां हम आपको एक बेनिफिट देंगे, लेकिन वैकेंसी के केस में केवल, बाकी और कहीं नहीं। राइट, और बेनिफिट क्या है कि अगर ये वैकेंसी नहीं होती अगर ये वैकेंसी नहीं होती तो कितना किराया होता? क्या वो किराया इस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता? क्या वो किराया इस 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता? चेक कर लो। मेरे इस केस में 80,000 इंटू 9, वैकेंसी नहीं होती, 6 महीने का एक्चुअल किराया, 3 महीने की वैकेंसी, 6 और 3 9, तो 80,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया जी 7,20,000। अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना किराया आता? अगर वैकेंसी नहीं होती तो किराया आता मेरा 7,20,000 का। राइट, वैकेंसी नहीं होती, किराया आता 7,20,000। 7,20,000 6 लाख से ज्यादा है, यस। इसका मतलब जो ये कम रह गया दैट इज ड्यू टू वैकेंसी। ड्यू टू वैकेंसी कम रह गया, आपको बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया? जो एक्चुअल रेंट है कम वाला, दैट इज योर जीएवी, वो आपकी जीएवी हो गई। ठीक है जी, एक बार देख लो, अब इसे एक बार आप देख लो, सोच लो। अरविंद, आगे शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आज, फिर भी नहीं मिले मेरे से एंड में पूछ लेना। ठीक है अरविंद, अभी आगे कुछ और सिचुएशन कवर करूंगा, उसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी रहे डाउट तो मेरे को पूछ लेना आप। राइट, तो फ्रेंड्स जहां पर भी बस वैकेंसी आ जाए बीच में, अगर पूरे साल वैकेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, पार्शियल वैकेंसी जहां पर बीच में आ जाए। अगर फुल ईयर वैकेंट है, उस केस में हमने पढ़ा था पूरे साल अगर मेरा घर वैकेंट है तो 12 महीने का जो एक्सपेक्टेड रेंट है 6 लाख मेरे सिचुएशन में, वही मेरी जीएवी बन जाएगा। फिर कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। 12 महीने वैकेंट नहीं होना चाहिए, पार्शियल वैकेंसी का केस होना चाहिए। पार्शियली वैकेंट, पार्शियली कुछ और, पार्शियली वैकेंट, पार्शियली कुछ और, पार्शियली वैकेंट, पार्शियली लेट आउट। ठीक है, चलो जी पढ़ लेते हैं एक बार। हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड मे और मे नॉट बी वैकेंट। हमने दोनों सिनेरियो देखे कि वैकेंट नहीं थी, 9 महीने और 3 महीने का केस बनाया हमने। फिर हमने वैकेंट थी तो हमने 6 महीने 3 महीने 3 महीने का केस बना दिया। तीनों एग्जांपल हमने देख लिए, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन 23(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू कंप्यूट द इनकम। एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल लेटिंग वैल्यू, द एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर ईयर। एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का निकालना है। राइट, rent received receivable, the rent received or receivable will be taken into account only for the period the property was let out during the year. Right, तो rent received उतने ही पीरियड का निकालेंगे जितने पीरियड के लिए let out थी। यहां पर फ्रेंड्स बीच में एक बार रोकूंगा, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जुलाई 25 को, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हुआ 1 जुलाई 25 को, तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का मत निकाला ना, प्रॉपर्टी थी नहीं। अप्रैल मई जून 3 महीने में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रॉपर्टी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी आप उसको उसकी आप रेंटेबल वैल्यू, रेंट पर कैसे चढ़ाओगे उसको? यानी कि जो मैं 12 महीने बोल रहा हूं हर सिनेरियो में, यहां मत निकाल देना,
कि मेरी प्रॉपर्टी थी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी भाई साहब बनी नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का नहीं, यहां पर मैं एक्सपेक्टेड रेंट 9 महीने का निकालूंगा फ्रेंड्स। बस ये ध्यान रखना, जिस साल में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ है 12 महीने मत पकड़ लेना, राइट, यहां गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी, एक्सपेक्टेड रेंट, राइट, रेंट रिसीव्ड पूरा जो मेरे को रिसीव हुआ एक्चुअल वो लेना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल विच एवर इज हायर, दोनों में जो हायर होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन केवल एक ही केस में, पार्शियल वैकेंसी का अगर केस हुआ, पार्शियल वैकेंसी का। दस इफ प्रॉपर्टी इज पार्शियली लेट आउट, पार्शियली सेल्फ ऑक्यूपाइड, द जीएवी विल बी डिटरमाइंड विच एवर इज हायर, द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल ईयर और द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर द पीरियड ऑफ लेटिंग। ठीक है, चलो जी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो मैं पार्शियल वैकेंसी वाली बात कर रहा हूं वो इस एग्जांपल में आ जाएगी। मिस्टर रोहन कंस्ट्रक्टेड वन हाउस इन 2024 एंड इज लेट आउट फॉर 4 months। 2024 में घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 4 महीने के लिए वो घर जो है उसने किराए पर उठाया, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 6 months, 6 महीने उसमें वो खुद रहा और 2 महीने प्रॉपर्टी जो है राइट वेकेट रही, खाली पड़ी रही। 4 महीने किराए पर, 6 महीने खुद और 2 महीने खाली। चलो जी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 म्युनिसिपल वैल्यूएशन हाउस का है 40,000, फेयर रेंट 30,000, स्टैंडर्ड रेंट 38,000 पर मंथ। 32,000 रुपये पर मंथ पे किराए पे उठाई है, म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपये पे किए हैं, 2,000 रुपये पेड बाय टेनेंट, 2,000 रुपये टेनेंट ने पे किए हैं, तो खर्चा कितने का मिलेगा मुझे? 4,000 का, जो मैंने पे किया उसका खर्चा मिलेगा। एंड 2,000 एसएससी एंड बैलेंस 2,000 येट टू बी पेड। अच्छा, 6,000 में से 2,000 टेनेंट ने पे कर दिए, मैंने खुद 2,000 पे किए, रोहन ने 2,000 पे किए, 2,000 अभी पे ही नहीं किए, तो एक्चुअली तो खर्चा 2,000 का मिलने वाला है उसे, क्योंकि पेमेंट बेसिस पर मिलता है। इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट हाउसेस 30,000, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका 2,10,000 का, इस साल कोई प्रॉपर्टी उसने सेल की होगी। कह रहा है जी कंप्यूट इज इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। चलो जी निकाल लेते हैं। देखो जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फेयर रेंट 12 महीने का, म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने का, राइट, 360 480, दोनों में जो हायर हो 480, दैट इज माय राइट। इसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट निकाल लिया जी मैंने 38 × 12, पूरे 12 महीने का, सब कुछ 12, राइट। जो स्टैंडर्ड रेंट निकाला, इन दोनों में जो भी लोअर, इन दोनों में जो भी, इन दोनों में जो हायर, फिर उसके बाद इन दोनों में जो लोअर, 480 456, ये 456 मेरा क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। दिस इज माय एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का निकलेगा, राइट, 12 महीने का। इसके बाद इसमें रेंट रिसीव्ड, 4 महीने के लिए प्रॉपर्टी मेरी किराए पर दी, तो 32,000 × 4 128, राइट, 128। अब यहां पर इफ देयर इज नो वैकेंसी, इन दैट केस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना होता? अगर कोई वैकेंसी नहीं होती, वैकेंट कितना था? 2 महीने के लिए, राइट, तो वैकेंसी अगर नहीं होती तो 32,000 × 6 हो जाता, राइट। तो 32,000 × 6 किया, 32,000 × 6 किया तो 1,92,000 आ गया, जो कि 456 से अभी भी कम है। यानी वैकेंसी नहीं भी होती तब भी मेरा किराया 456 एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही आता फिर भी। तो भाई साहब इसका मतलब आपने घर सस्ते पे उठा दिया किराए पे, या और रीजन थी, वैकेंसी नहीं थी। तो वैकेंसी की वजह से किराया कम नहीं है, तो मेरा जीएवी जो बनेगा वो 456 बनेगा। जीएवी हो गया मेरा 456। म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किए 2,000, 6,000 में से 2,000 टेनेंट ने पे किए, खर्चा नहीं मिलेगा। 4 बचे, 4 में से 2,000 मैंने पे किया, 2,000 मैंने पे ही नहीं किया अभी तक, तो जो पे किया उसका खर्चा ले लो 2,000 का, 454। उसमें से 30% 24A फ्लैट एनएवी का, राइट, 454 का 30%, 136। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, राइट, 30,000 रुपए माइनस कर दिया, जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट है सब मिल जाएगा, राइट, 287,800। इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,10,000 का आया था, 4,97,800 रुपए। 497 पे टैक्स की कैलकुलेशन कर दो, टैक्स स्लैब रेट से कुछ नहीं आएगा, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता। 287 की मेरी इनकम थी स्लैब वाली, राइट, तो उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फ्रेंड्स 2,10,000 आया। 2,10,000 में से जो 4 लाख था, देखो बेसिक एग्जेम्पशन कितने की होती है? 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन, 4 लाख की, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपका जो इनकम आई जो स्लैब वाली, वो आई 287,800 की, 2,87,800 रुपए की। तो 4 लाख माइनस 287,800 माइनस 287,800, 1,12,200, 1,12,200। ये एग्जेम्पशन मेरी रह गई,
इस एग्जामिशन को मैं इस 2,10,000 से एडजस्ट कर लूंगा। ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। बेसिक एग्जामिशन अगर मेरी शॉर्ट रह जाती है तो मैं उसको जो स्पेशल रेट की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनसे एडजस्ट कर सकता हूं। कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकता। बस ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। 210 माइनस 1,12,200, तो जो बचा 210 माइनस 1,12,200, 1,12,200। फ्रेंड्स यहां पर ना एक लिखने से रह गया है, 210 माइनस 1,12, इसको ठीक कर लेना। 12,200 लिखा है, 1,12,200 कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। जो बचा 1,12,200, बैलेंस जो बचा उस पर 12.5% टैक्स लगेगा, 24,725, राइट। ये देख लेना फ्रेंड्स, ये शायद कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो गई है, 12,200 के हिसाब से ही हो गई है, राइट। तो इस कैलकुलेशन को अपना ठीक कर लेना, इसके नंबर ठीक कर लेना, क्योंकि ये 12,200 के हिसाब से हुई है, ये 1,12,200 के हिसाब से होगी, राइट। ये आपका आएगा 24,725। रिबेट 87A की आपको इसके अंदर मिल जाएगी 24,725, या जो भी आपका अमाउंट आएगा आप इस अमाउंट को ठीक कर लेना, राइट। बैलेंस आपका कुछ भी नहीं बचा, तो कोई आपका सेस नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, खत्म बात। टैक्स लायबिलिटी 0, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा फिर, अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछ लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आया, चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लीज पढ़ लेना इसको। एक आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या है फ्रेंड्स, समझना। कंपोजिट रेंट क्या है? कंपोजिट रेंट फ्रेंड्स, कंपोजिट रेंट है फ्रेंड्स, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, राइट। एक घर है, बढ़िया घर बना हुआ है, ये मैंने किराए पर उठा दिया। इस घर में बाहर ये मेन गेट है, यहां पर एक वॉचमैन बैठता है, यहां पर एक मैंने बड़ा सा जनरेटर लगाया हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी मिलता है। यहां पे मैंने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से पानी की बढ़िया, अच्छे मीठे पानी की, राइट, सॉफ्ट वाटर की सप्लाई 24/7 मिलती रहती है, राइट। यहां पर मैंने एक स्वीपर भी लगा रखा है जो यहां की साफ सफाई, गार्डनर भी लगा रखा है जो ये गार्डन क्रिएट किया है, सब काम करता है। मैंने उठा के इस पूरी प्रॉपर्टी को इन फैसिलिटीज के साथ किराए पर उठा दिया। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद ऑल फैसिलिटीज किराए पर उठा दी। मैंने बोला जी इसका किराया कितना होगा? इसका किराया मैंने बोला जी 5 लाख रुपए पर मंथ होगा। लग्जरी प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपए पर मंथ किराए पर उठा दी। मैंने पूछा जी क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये जो घर है, इस घर का कितना किराया, और जो आपने ये अलग फैसिलिटीज दी हैं, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, राइट, जनरेटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब आपने जो फैसिलिटीज दी है, इसका कितना है? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल क्लियर है, अलग अलग है दोनों। ये जो मैंने घर चार्ज किया है, घर का किराया 3.5 लाख है, और 1.5 लाख जो है मैं फैसिलिटीज का चार्ज कर रहा हूं, ये बिल्कुल क्लियर है। आपको फैसिलिटीज नहीं चाहिए, मैं ये फैसिलिटीज सब बंद करा दूंगा, मैं आपसे केवल 3.5 लाख रुपए किराया लूंगा, राइट। मतलब कि फैसिलिटीज की जो वैल्यू है, फैसिलिटीज का जो मैं किराया चार्ज कर रहा हूं, पैसे चार्ज कर रहा हूं, दैट इज आइडेंटिफाइड, राइट। तो अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं होते, अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं होते तो फ्रेंड्स इट इज बेसिकली 5 लाख कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट। लेकिन अगर ये आइडेंटिफाइड है, राइट, आइडेंटिफाइड है, तब भी ये कंपोजिट रेंट है। बट ये कंपोजिट रेंट मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूं। पहला 3.5 लाख, ये मेरा फ्रेंड्स कहां चला जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 3.5 लाख रुपए जो मैं घर का चार्ज कर रहा हूं, अगर कंपोजिट रेंट का केस है, मैं घर किराए पर चढ़ा रहा हूं, घर मैंने किराए पर चढ़ाया अलोंग विद फैसिलिटीज, दैट इज कंपोजिट रेंट। अब उसमें से फ्रेंड्स बस ये चेक करो क्या रेंट अलग कर सकते हैं, फैसिलिटीज अलग कर सकते हैं? आंसर इज यस, यस कर सकते हैं। 3.5 लाख अलग कर दिया, 1.5 लाख अलग कर दिया। 3.5 लाख अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बट 1.5 लाख अंडर द हेड अदर सोर्सेस, क्योंकि ये घर का नहीं है, ये तो फैसिलिटीज का है। जो फैसिलिटीज का है वो कहां चला जाएगा? अदर सोर्सेज में चला जाएगा, अदर सोर्सेज में चला जाएगा। मैंने बोला जी नहीं ये अलग नहीं कर सकते, ये अलग नहीं कर सकते, मैंने ये घर चढ़ाया है, इसमें ये घर भी है, इसमें ये फैसिलिटीज भी हैं, अलग नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, 5 लाख रुपए टोटल किराया है, मुझे केवल घर दे दो, फैसिलिटीज नहीं चाहिए। सर पॉसिबल ही नहीं है, ये फैसिलिटीज इससे जुड़ी हुई हैं, मैं अलग अलग नहीं बता सकता, मैं अलग अलग दे भी नहीं सकता, अलग हो ही नहीं सकती, ये आपस में कनेक्टेड है। पूरा किराया 5 लाख होगा, अलग बता दो, वो कह रहा है नहीं अलग नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं, फिर ये फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में।
ये 5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन आता है फिर कहां जाएगा, कहां लेके जाऊं, राइट। अगर अलग अलग कर सकते हो तो हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी, रेस्ट ऑफ द पोर्शन अदर सोर्सेस, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है। लेकिन अलग नहीं हो सकता तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, या तो फ्रेंड्स जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में या जाएगा अदर सोर्सेज में। डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। अब दोनों सिचुएशन क्रिएट करके देता हूं कि कब बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा और कब अदर सोर्सेज में जाएगा, कब बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, कब अदर सोर्सेज में जाएगा। फ्रेंड्स ये एक गेस्ट हाउस है, ये एक गेस्ट हाउस है, ये एक होटल है, इसके पास मल्टीपल कमरे हैं, मल्टीपल कमरे हैं इस होटल के अंदर, राइट। मल्टीपल इसने रूम बना रखे हैं, ये गार्डन फेसिंग, ये रोड फेसिंग, ये गार्डन फेसिंग, पूरा गार्डन बनाया हुआ है होटल। अब होटल के अंदर वो किराया कमरा जो देते हैं किराए पर देते हैं, तो क्या खाली कमरा किराए पर देते हैं फ्रेंड्स? होटल के अंदर जब कमरा किराए पर देते हैं तो अलोंग विद ऑल फैसिलिटीज देते हैं। ये कंपोजिट रेंट का ही केस है। होटल क्या है, क्लियर कट एग्जांपल ऑफ कंपोजिट रेंट। अगर मैं होटल वाले से जाके पूछूं कि भैया मुझे ये बताओ आपके होटल जो आप मेरे को कमरा किराए पर दे रहे हो, इस कमरे का रेंट कितना है और जो बाकी फैसिलिटीज हैं उसका किराया कितना है, वो कहेगा अलग नहीं पता, पूरे कमरे का रेंट मुझे पता है 10,000 रुपए पर नाइट। कंपोजिट रेंट, होटल इज कंपोजिट रेंट। अब क्वेश्चन आता है इनकम कहां जाएगी? अब एक होटल है, होटल का क्या ये बिजनेस है? यस, ये होटल का बिजनेस है। होटल का काम ही यही है कमरा किराए पर चढ़ाना, होटल का काम ही यही है। एक गेस्ट हाउस डेवलप किया हुआ है, उस गेस्ट हाउस वाले का काम ही यही है किराए पर उठाना। तो इनकम कहां जाएगी? इनकम जाएगी बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम बनेगी। बीइंग ए अमित जैन, मैंने एक घर ले लिया, मैंने एक घर ले लिया, राइट, और इसको मैंने किराए पर उठा दिया, कुछ फैसिलिटीज वगैरह इसके अंदर मैंने दे दी, राइट, कि एक गार्डन, एक मैंने स्वीपर वॉचमैन बैठा दिया, एक जनरेटर भी यहां पर लगवा रखा है, और मैंने किसी को ये किराए पर उठा दिया। क्या ये मेरा बिजनेस है? क्या ये मेरा बिजनेस है? आंसर इज नो। कहां पर जाएगी मेरी अर्निंग? मेरी अर्निंग जाएगी फ्रेंड्स अदर सोर्सेज में। तो क्लियर कट है, क्या ये उस पर्सन का बिजनेस है? क्या ये उस पर्सन का बिजनेस है? इफ आंसर इज यस, ये उस पर्सन का बिजनेस है, आंसर इज यस, अब बिजनेस प्रोफेशन में ले जाओ। आंसर इज नो, उसका बिजनेस नहीं है। अमित जैन ने अपनी एक प्रॉपर्टी को किराए पर उठा रखा है अलोंग विद ऑल फैसिलिटीज, तो अमित जैन की अर्निंग कहां चली जाएगी? अदर सोर्सेज में। खत्म। कंपोजिट रेंट के अंदर फ्रेंड्स क्या होगा, मैंने बताया कि कंपोजिट रेंट के अंदर आपको रेंट के साथ अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी, घर के साथ, प्रॉपर्टी के साथ अदर फैसिलिटीज मिलेंगी, और उन फैसिलिटीज का भी अलग से उसने चार्ज किया होगा, राइट, फैसिलिटी का भी चार्ज किया होगा, ठीक है, फैसिलिटी का भी उसने चार्ज किया होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या वो फैसिलिटी की वैल्यू उस घर के रेंट से सेपरेट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हां कर सकते हैं। कर सकते हो तो ये वाला केस बनेगा, जितना पोर्शन घर से रिलेटेड हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ, जितना पोर्शन अदर फैसिलिटीज के लिए अदर सोर्सेज में ले जाओ। क्लियर? लेकिन अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स ये या तो बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट बनेगा या अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। अगर ये मेरा बिजनेस है जैसे होटल, राइट, तो कहां चला जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में। ये मेरा बिजनेस नहीं है, अमित अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर उठा रहा है अलोंग विद ऑल फैसिलिटीज, कहां जाएगा मेरी इनकम? अदर सोर्सेज। मेरी इनकम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। बस ये है फ्रेंड्स कंपोजिट रेंट। आ जाओ देख लेते हैं, बुक में भी देख लेते हैं। कंपोजिट रेंट रेफर्स टू रेंट चार्ज बाय प्रॉपर्टी ओनर फॉर लेटिंग आउट ए हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद एडिशनल फैसिलिटीज सच एज जनरेटर, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। कोई भी फैसिलिटी हो सकती है उसके अंदर। When a person rent out property along with these extra services, the rent is typically combined figure known as composite rent. Combined figure जो होगी वो composite rent बोलेंगे। Composite मतलब उसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, कुछ और भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, हाउस प्रॉपर्टी रेंट, जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा, राइट, द पोर्शन ऑफ कंपोजिट रेंट that pertains to house property is taxable under the house property, वो house property में ले जाओ। Facilities का rent, the portion of rent that is related to facilities such as electricity, water supply, security service, taxable under the head income from other sources, उसको other sources में ले जाओ। No bifurcation, taxable under the head business profession or other sources। अगर कोई bifurcation available नहीं है तो या तो business profession या other sources।
If bifurcation of the rent into house property and facilities is not possible, the income is treated differently. In such case, especially when there are many facilities provided along with the property, example in case of hotels, paying guest, accommodations, warehousing, auditoriums, etc., the income from both the property and the facilities is taxed under the head business profession or other sources. या तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी या अदर सोर्सेस. तरीका फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया. बिजनेस के अंदर वो इनकम जाती है. अगर ये मेरा बिजनेस है, मैं काम ही यही करता हूं, मेरा तो जी काम ही यही है प्रॉपर्टी किराए पर उठाना, मेरी इनकम कहां चली जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन. और सीधा सा एग्जांपल है, सबने यूज किया है होटल. ठीक है, चलो जी एग्जांपल भी देख लेते हैं. मिस्टर रोन हैज लेट आउट वन हाउस अलॉन्ग विद जनरेटर फैसिलिटी एंड हैज चार्ज सम ऑफ 40,000 पर मंथ एज रेंट, आउट ऑफ विच 3,000 पर मंथ इज एट्रीब्यूटेबल टू द जनरेटर. 40,000 का कह रहा है रेंट चार्ज कर रहा है, जिसमें 3,000 रुपए जनरेटर के हैं. 2,300 रुपए, राइट, ही हैज पेड 2,300 एंड टेनेंट हैज पेड 900 टूवर्ड्स म्युनिसिपल टैक्सेस. राइट, तो म्युनिसिपल टैक्सेस टोटल 2,300 प्लस 900 3,200 रुपए, जिसमें से उसने 2,300 पे किया और टेनेंट ने 900 रुपए पे किया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 7,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया है. रिपेयर चार्जेस जनरेटर के 3,400 रुपए हुए, फ्यूल 5,600 रुपए हुए, ऑपरेटर की सैलरी 300 रुपए पर मंथ है. राइट, ये किसकी? जनरेटर की. जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, उसमें फ्यूल भी डलता है, वो सारे चार्ज उसने बियर किए हैं, ये खर्चे हैं. ठीक है, कह रहा है जी इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो. कर लेते हैं. जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रेंड्स यहां पर कोई फिगर नहीं दे रही. यहां पर आपको म्युनिसिपल रेंट नहीं दिया, यहां पर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, यहां पर आपको मार्केट का जो फेयर रेंट है वो भी नहीं दिया. तो जो एक्चुअल रेंट है वही मेरी जीएवी बन जाएगी. एक्चुअल रेंट इज जीएवी. तो एक्चुअल रेंट कितना है फ्रेंड्स? एक्चुअल रेंट है मेरा 40,000 माइनस 3,000. सेपरेट कर सकते हैं, दे रखी है सेपरेट फिगर. तो 40 माइनस 3 37,000 इंटू 12 444. म्युनिसिपल टैक्स जो 2,300 उसने खुद पे किया है उसकी डिडक्शन ले लो 441,700. उसमें से 30% एनएवी का 24A और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 7,000 रुपए, ये भी ले लो. 3,200 190. ये आ गई इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. अब निकालिए इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज में उसने 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जनरेटर का चार्ज किया है. तो 3,000 इंटू 12 महीने का 36,000. उसमें से खर्चे भी मिलेंगे, इसमें से खर्चे भी मिलेंगे. राइट, एक्चुअल खर्चे केवल दो ही जगह मिलते हैं फ्रेंड्स, या तो बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में आपको एक्चुअल खर्चे मिलेंगे, या फिर अदर सोर्सेज में आपको ऐसे एक्चुअल खर्चे मिलेंगे. बाकी सब जगह स्टैंडर्ड है. जैसे हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड 30% स्टैंडर्ड, ऐसे ही कैपिटल गेन में भी आप देखोगे स्टैंडर्ड. राइट, चलो जी. रिपेयर चार्जेस का कितना पे किया? यहां पर उसने दे रखा है, देखो 3,400 रुपए रिपेयर चार्जेस, 5,600 रुपए फ्यूल डल गया और ऑपरेटर की सैलरी 300 रुपए पर मंथ. तो कितना आएगा जी? 3,400, 5,600 और 300 इंटू 12 ऑपरेटर की सैलरी 3,600. ये माइनस कर दो 36,000 में से तीनों फिगर 23,400. तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 3,02,190, अदर सोर्सेज से 23,400. टोटल कर लिया. राइट, टोटल कर दिया ग्रॉस टोटल इनकम. चैप्टर 6 से डिडक्शन कुछ नहीं है. 3,25,590 मेरी टोटल इनकम आ गई. इसमें फ्रेंड्स टैक्स कुछ बनेगा नहीं, टैक्स लायबिलिटी 0. ठीक है जी. तो कंपोजिट रेंट के केस में क्या करेंगे? कंपोजिट रेंट के केस में अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे. जितना हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी, जितना बचा अदर सोर्सेस. डिवाइड नहीं हो सकते तो या तो बिजनेस में जाएगा या अदर सोर्सिंग में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. और सिचुएशन मैंने आपको समझा दी कि अगर उसका ये बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन, अगर उसका ये बिजनेस नहीं है, उसका ये काम नहीं है, अदर सोर्सेज में ले जाओ. ठीक है, चलो जी. अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं. लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विच इज सप्लीमेंट्री टू दी बिजनेस. क्या है फ्रेंड्स? सिचुएशन समझ लो. एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, किसकी? सीमेंट की या स्टील की. कोई बहुत बड़ा स्टील का प्लांट है, कोई बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट है. राइट, यहां ये प्लांट है, ये इसके अलग अलग एक्टिविटीज यहां पर होती हैं. इस प्लांट के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है. काफी बड़ा प्लांट है, कई किलोमीटर पे फैला हुआ है. और ये प्लांट कहां पर है? एक बहुत दूर रिमोट एरिया में है. बहुत दूर एक रिमोट एरिया में है. यहां पर मजदूर काम करने आते हैं, लेबर काम करने आती है. ये बेचारी लेबर कोई 10 किलोमीटर दूर से आती है, कोई 15 किलोमीटर दूर से आती है. कई बार थोड़ा लेट हो जाता है तो रात को लेट निकलते हैं. जंगल का रास्ता है, कई बार इनको सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं.
इतनी दूर से आते हैं, वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इन लोगों को आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। यानी कि दिक्कतें बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, दिक्कतें बहुत सारी हैं इन लेबर्स को यहां आने में। इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बिजनेस है वो भी कई बार इंपैक्ट हो जाता है, कई बार इनका बिजनेस भी इंपैक्ट होता है। तो इस कंपनी ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी लैंड ये साइड में खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी है, इसको यूटिलाइज करते हैं। उसने क्या किया, यहां पर कुछ क्वार्टर बना दिए, छोटे छोटे क्वार्टर बना दिए, किसके लिए, एम्प्लॉइज के रहने के लिए। और अपने जितने भी ये एम्प्लॉइज थे, मजदूर थे, लेबर थी, या जो भी एम्प्लॉइज थे जो दूर दराज से आते थे, उनको ये दे दिया, उनको दे दिया। और उनसे कहा आप एक काम करना, आप हमें बेयर मिनिमम किराया दे देना, बेयर मिनिमम किराया दे देना, आप हमें 2,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना किराया दे देना। क्वेश्चन आता है, ये जो किराए से इसकी अर्निंग आ रही है, इस किराए से सारे फ्लैट उठाने पे 1 लाख रुपए की सपोज इस कंपनी की जो अर्निंग आई, वो अर्निंग कहां जाएगी? सिचुएशन क्लियर है? सिचुएशन क्लियर, राइट? सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखो कि क्या जो ये कंपनी है, इसकी इंटेंशन ये थी कि मैं घर उठा बना दूं और उसको किराए पे उठा के अर्निंग आएगी। क्या उसकी इंटेंशन ये थी? क्या उसकी इंटेंशन इस घर से किराए की अर्निंग निकालना था? आंसर इज नो। उसका इंटेंशन ये था ही नहीं। उसकी इंटेंशन थी अपने बिजनेस को सपोर्ट करना। उसका इंटेंशन था, मेरा बिजनेस कई बार इंपैक्ट हो जाता है क्योंकि लेबर कई बार टाइम से पहुंच नहीं पाती, लेबर को सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं बहुत सारे। अगर मेरे एम्प्लॉइज परेशान रहेंगे तो मेरा बिजनेस भी परेशान रहेगा, एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो मेरा बिजनेस भी खुश रहेगा, भलेगा, फूलेगा। तो उसकी इंटेंशन क्या थी? उसका इंटेंशन घर बना के उसे किराए पर उठाना नहीं था। उसकी इंटेंशन केवल अपने बिजनेस को ग्रो करना था। अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसने ये फ्लैट बनवाए, ये क्वार्टर बनवाए और अपने एम्प्लॉइज को किराए पर उठा दिए। क्या ये रेंटल इनकम है? नो, इट इज नॉट रेंटल इनकम। these quarter, these activities are supplementary to his business। ये एक्टिविटी जो की गई, ये जो क्वार्टर बनवाए गए, ये जो किराए पर उठाए गए, ये केवल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बनवाए गए। इसलिए फ्रेंड्स, जो ये 1 लाख रुपए की इसकी अर्निंग आएगी, 1 लाख रुपए का जो इसका किराया आएगा, वो किराया कहां जाएगा? अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, राइट? ये किराए पर उठाना इसका बिजनेस नहीं है, लेकिन इसने इसको किराए पर उठाया क्योंकि वो बिजनेस के लिए जरूरी था। इसने एक क्वार्टर बनवा के दिए क्योंकि इसके बिजनेस के लिए जरूरी था। फ्रेंड्स, आप कई बार देखोगे रिमोट एरिया में कंपनी ऐसे काम जब करती है जहां पर सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फैसिलिटीज नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी लैंड लेके अपने फैक्ट्री के बराबर में एम्प्लॉइज को क्वार्टर बनवा के दे देती है रहने के लिए। वहां पर फ्रेंड्स वो कुछ ना कुछ फ्री नहीं देती। कुछ कंपनी हो सकता है फ्री दे देती हो, लेकिन कुछ कंपनी वसूल करती है कुछ पैसे, बट वो जो अमाउंट होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल रेंटल चार्ज करते हैं, बहुत छोटा सा रिकवरी के लिए एक अमाउंट चार्ज करते हैं। तो उस इनकम की बात हो रही है। वो इनकम कहां आएगी फ्रेंड्स? बिजनेस प्रोफेशन। और इससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो भी कहां जाएंगे? बिजनेस प्रोफेशन। इनकम मेरी एक बार बिजनेस प्रोफेशन में गई तो सारे खर्चे एक्चुअल इनकम P&L में क्रेडिट, जितने भी इससे रिलेटेड खर्चे P&L में डेबिट। ठीक है? दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर लो, दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर लो। एक स्कूल है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा स्कूल है, 4-5 हजार बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। प्रमाइसेस बना हुआ है, 4-5 हजार बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग प्लेग्राउंड बना हुआ है, अलग अलग फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल है, सारी फैसिलिटीज है। यहां पर डेली फीस का कलेक्शन आता है, डेली भर भर के फीस का कलेक्शन आता है। काफी सारे पेरेंट्स तो क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन काफी सारे पेरेंट्स थैला भर के लेके आते हैं और वो थैला इनको पकड़ा जाते हैं कि लो जी थैला। अब ये बेचारे थैला भर भर के बोरा बन जाता है इनके पास। अब ये बोरा लेके एक बंदा इनका एम्प्लॉय सड़क पर जाता है और बैंक में जमा करा के आता है। मतलब यार गाड़ी में लेके जाएगा, ठीक है, राइट, एम्प्लॉय लेके जाएगा कहां? बैंक में। अब प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स इनको कि जब ये स्कूल से बैंक तक निकलेगा, चोरी का डर, डकैती का डर, कोई लूट ना ले। दूसरा, शाम तक जो कलेक्शन आई, जो 2-3 बजे तक आ गई, वो बैंक में जमा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो कलेक्शन आई वो रात भर स्कूल में पड़ी रहेगी। अगले दिन सुबह बैंक खुलेगा तो बैंक में जाके जमा होगी। तो इस स्कूल ने क्या काम किया? इस स्कूल ने ICICI बैंक को ऑफर किया कि आप एक काम करो ना, हम आपको जगह देते हैं सस्ते रेट पे, यहां पे अपनी एक छोटी सी ब्रांच खोल दो। ICICI बैंक राजी हो गया, सस्ती रेंटल वैल्यू पे, आसपास के एरिया में कोई बैंक भी नहीं था। इसने सोचा ठीक है यहां खोल देते हैं एक बैंक,
छोटी सी ब्रांच खोल दी यहां पर, 5-7 एम्प्लॉय यहां बैठा के एक छोटी सी ब्रांच खोल दी गई, राइट। क्या इस स्कूल का ये बिजनेस है? स्कूल का ये एजुकेशन जो है बिजनेस है। स्कूल के एक्चुअली एजुकेशन बिजनेस ही होते हैं, आजकल बिजनेस बन चुका है, ये इसकी बिजनेस इनकम है। लेकिन फ्रेंड्स इसने जो आईसीआईसीआई बैंक को रेंट पर उठाया और इससे किराया चार्ज किया 15,000 रुपए पर मंथ, क्या ये इसकी बिजनेस अर्निंग है? उससे पहला सवाल ये है कि क्या इसने इसको किराए पर उठाने की इंटेंशन थी? इसकी इंटेंशन इस जगह को किराए पर उठाने की नहीं थी, इसकी इंटेंशन अपने बिजनेस को सपोर्ट करने की थी। एंड टू सपोर्ट हिज बिजनेस उसने इस छोटी सी जगह को, बैंक को किराए पर उठा दिया कि अब मेरे अकाउंटेंट को बोरा भर के पैसा बैंक नहीं ले जाना पड़ेगा, यहीं पर इनको पकड़ा देंगे, हमारा रिस्क खत्म, हमारा रिस्क खत्म। शाम को 4 बजे तक बैंक खुला है, 4 बजे तक की जितनी कलेक्शन आएगी सब बैंक में, रिस्क मिनिमम। तो क्या किया इस बंदे ने? इस स्कूल ने अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली फ्रेंड्स ये किराए पर उठाया। उसकी इंटेंशन किराए पर उठाने की नहीं थी, अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए किराए पर उठाया। तो फ्रेंड्स ये जो 15,000 की इनकम स्कूल की होगी वो कहां जाएगी? अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर? अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए अगर मैंने कोई किराए की अर्निंग ली है, दैट विल बी अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। पढ़ लो फ्रेंड्स, पढ़ लो एक बार यहां पर भी। लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विच इज सप्लीमेंट्री टू द बिजनेस। When a person let out house property for the purpose supplementary to their business, in such case the rental income is taxable under the head business profession rather than income under the head house property. House property में नहीं जाएगी, कहां जाएगी? business profession में जाएगी। ठीक है? All the expenses incurred in connection with property such as repair, municipal taxes, depreciation, maintenance, जो भी इस property के खर्चे होंगे सब business expense बनेंगे, right? These expenses are debited to profit and loss account of the business and deductible from the business income. business income से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है? ये एग्जांपल फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल का मैंने आपको दिया या एक कंपनी का भी दिया, राइट? उसी तरह के एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं। अब कोई डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो। नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अरियर ऑफ रेंट। अब थोड़ा आसान है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट और रहेगा अभी आगे, थोड़ा आसान चीजें चलेगी। इन द मीन टाइम फ्रेंड्स क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के सारे लाइव जितने भी मैं करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और अगर आप लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तब भी आप फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जो लोग भी फ्रेंड्स एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं और जिनको भी फ्रेंड्स फ्री क्लासेस की जरूरत है आप उन तक इन क्लासेस को पहुंचा सकते हैं, राइट? चलिए जी, टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट क्या होता है? अरियर ऑफ रेंट होता क्या है फ्रेंड्स? अरियर ऑफ रेंट का मतलब हुआ कि जी मैंने एक प्रॉपर्टी पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर उठा दी। मैंने पंजाब नेशनल बैंक को 1 अप्रैल 23 को बोला किराया मेरा चल रहा था जी 25,000 रुपए। मैंने पीएनबी को बोला जी किराया बढ़ाओ, पीएनबी बोला नहीं बढ़ेगा। मैंने बोला जी एग्रीमेंट में देखो लिखा है, पीएनबी बोला जी एग्रीमेंट में जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं है, कुछ और है। मेरा और पीएनबी से डिस्प्यूट हो गया। मैंने कहा नहीं इसका मतलब यही है, किराया बढ़ेगा 10%। पीएनबी कहता है नहीं ये नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब कुछ और है। कई बार एग्रीमेंट में इस तरह के वर्डिंग लिख दिए जाते हैं कि कई बार उनमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। पीएनबी और मैं चले गए कोर्ट। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा, पीएनबी कह रहा है 25,000 के हिसाब से मैं तो पे करूंगा। साल आ गया कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ने कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दे दिया। उसने कहा हाँ जी इसका तो बनता है, ये अरियर इसका बनता है। पीएनबी से बोला 10% के हिसाब से। पीएनबी में 2025-26 में सपोज 50,000 रुपीज मुझे अरियर पे किया जो इस साल से पहले का था, इससे पहले के सालों का अरियर पे किया। 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 25 तक का अरियर पीएनबी ने मुझे पे किया। क्वेश्चन आता है इस अरियर का क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये अरियर जो है इस 25-26 की अर्निंग बनेगी।
इस 25-26 की अर्निंग बनेगी 50,000 रुपए फ्रेंड्स मेरी अर्निंग बनेगी और इसमें से 30% 24A आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए, 35,000 आपका टैक्स हो जाएगा। सिंपल, बस ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है। बस यहां पे जो कंफ्यूजन होता है वो बता देता हूं, एक सिचुएशन क्रिएट करके, राइट। वैसे बिल्कुल सिंपल है ये, जो भी अरियर आएगा वो अरियर मेरा क्या होगा, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, किस साल की, जिस साल में रिसीव होगा। 25-26 में रिसीव हुआ, ऐसा नहीं करना कि जाके 23-24, 24-25 की दोबारा कैलकुलेशन करो, नहीं, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, जिस साल में रिसीव हुआ उसी साल में इस पर टैक्स लगवा दो। 30% 24A मिलता है, सेक्शन 24 ब्रैकेट A, 30% NAV वो भी दे दो इस पे, और जो बैलेंस बचे उस पे टैक्स दे दो, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर जो कंफ्यूजन होता है वो थोड़ा सा बता देता हूं, मैं कंफ्यूजन सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं। सेम मेरा पीएनबी से डिस्प्यूट शुरू हुआ 1/4/23 से, 1/4/23 से डिस्प्यूट शुरू हुआ, और डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन जो निकल के आया वो निकल के आया 1/7/25 को, 1/7/25 को। अब इसमें समझना, इसमें फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से पड़े, इसमें पड़ा पहला फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जिसका किराया मुझे कम मिला, अरियर इसका भी मिलेगा। दूसरा मेरे को 2024-25, राइट, इसका भी मुझे किराया मिलेगा, और दूसरा अरियर मुझे क्या मिलेगा, 1/7/25 को डिसीजन आया। 1/7/25 कब पड़ता है, 1/7/25 पड़ता है 2025-26 में, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अप्रैल मई जून 3 महीने का भी पीएनबी ने मुझे 25-26 से रिलेटेड किराया कम दिया है, तो वो भी मुझे 3 महीने का अरियर मिलेगा। तो मेरे को अरियर ये 12 महीने का मिलेगा, ये 12 महीने का मिलेगा, और 3 महीने का ये मिलेगा जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। गलती हम लोग ये करते हैं कि जो 12 महीने 24 महीने और 3 महीने 27 महीने, हमें 27 महीने की, अब मेरे को जो पीएनबी से पेमेंट आएगी, सपोज 27 महीने की पीएनबी से मेरे को पेमेंट आई 54,000 रुपए की, 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, मैं इस पूरे 54,000 को अरियर दिखा देता हूं, जबकि ये सारा अरियर नहीं है। अरियर हमेशा जो होगा ना फ्रेंड्स, वो प्रीवियस ईयर्स का होगा, करंट ईयर का कभी भी अरियर में नहीं जाएगा। यानी करंट ईयर के जो 3 महीने हैं ये अरियर में नहीं जाएंगे, इट इज नॉट अरियर, अरियर ऑलवेज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स। तो यानी कि 12 और 12 24 महीने जो ये हैं ये केवल अरियर में जाएंगे। यानी कि अगर मैं अरियर की जब कैलकुलेशन करूंगा तो उसमें 48,000 मुझे लेना है, 48,000, 24,000 इंटू 2,000, 48,000, इस पर 30% 24A प्रोवाइड कर देना, और जो बचेगा वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में। और ये जो 3,000 रुपए है 3 महीने का, कितना, 6,000, ये अरियर में नहीं जाएगा, ये करंट ईयर की जब आप कैलकुलेशन करोगे इस प्रॉपर्टी की, उसके रेंट में ऐड कर देना, क्योंकि ये तो एक्चुअल रेंट है, थोड़ा लेट मिला, इट इज एक्चुअल रेंट जो थोड़ा सा लेट मिला है, बस, इट इज नॉट अरियर। अरियर इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। बस यहां कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट में यहां गड़बड़ करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अरियर हमेशा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। करंट ईयर का अगर मुझे कुछ अरियर मिला है, दैट इज नॉट अरियर, दैट इज करंट ईयर, राइट, करंट ईयर। तो मान लो मेरे को पहले 1/7/25 से वो 25,000 रुपए मेरे को रेंट दे रहा है, पहले 3 महीने का 25,000 दिया होगा, फिर मेरे को 1 जुलाई से चेंज हो गया, तो 1 जुलाई से वो 27,000 देगा, प्लस 6,000 का मेरे को एक साथ अरियर भी पे कर देगा। तो मैं 12 महीने की जब कैलकुलेशन करूंगा तो मैं 27,000 इंटू 12 कर दूंगा, सिंपल। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 25,000 इंटू 3, 27,000 इंटू 9 और इस 6,000 को इस अरियर में ऐड कर दूं, नहीं, अरियर इज 48,000, अरियर इज 48,000, अरियर मेरा 48,000 रहेगा। जो मेरे को ये 6,000 है, इसको ये 25 की जगह 27 ही बना देना है, इसको भूल जाओ, ये 25 की जगह 27, समझो 27 ही मिला था, 6,000 थोड़ा लेट मिला, और 12 महीने की कैलकुलेशन मुझे 27,000 के हिसाब से करनी है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ, बस यहां गड़बड़ मत करना, बाकी सब अरियर में बिल्कुल सिंपल है, अरियर में कुछ भी नहीं है, बस अरियर ठीक आइडेंटिफाई कर लेना है। एक लाइन बस ये ध्यान रखनी है कि अरियर इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स, करंट ईयर का रेंट कभी भी अरियर नहीं होता, वो बस डिले होता है, बस। चलो जी, टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ अरियर ऑफ रेंट, सेक्शन 25A। In certain situations, the rent of house property may be increased with a retrospective effect, meaning
द इंक्रीज इज अप्लाइड फ्रॉम द पास्ट डेट, पिछली डेट से इंक्रीज अप्लाई हुआ, जैसे मैंने पीएनबी का एग्जांपल लिया. इफ द एसएससी रिसीव अर्लियर ऑफ द रेंट ड्यू टू द रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज, द टैक्स ट्रीटमेंट इज बिलो. टैक्सेबिलिटी इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल में पैसा आएगा उस साल में उसको टैक्स लगा देंगे. द अर्लियर ऑफ द रेंट आर टैक्सेबल इन द ईयर इन विच दे आर रिसीव्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच द अर्लियर पर्टेन. जिस साल से रिलेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी साल में इसको टैक्स लगाएंगे जिस साल से में रिसीव हुआ है. डिडक्शन ऑन अर्लियर, डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ द अर्लियर रिसीव्ड विल बी अलाउड, ओनली द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर दिस डिडक्शन विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स. ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया. नो इम्पैक्ट ऑफ ओनरशिप, it does not matter whether the SSE owns a house property in the year in which arrear are received, the tax implication remain the same. क्या कह रहा है, मान लो हो सकता है अरियर जब मेरे को रिसीव हुआ तब तक मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी, मेरा कोई पुराना डिस्प्यूट चल रहा था, मेरे को अब रिसीव हुआ, लेकिन उससे पहले मैं प्रॉपर्टी बेच चुका. अब मैं ओनर तो हूं नहीं, अब मैं ओनर नहीं हूं, तो क्या तब भी ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होगा, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होगा. ऐसी एक सिचुएशन फ्रेंड्स हमने और पढ़ी थी पहले, अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट नॉर्मली क्या होता है, रेंट को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए कंडीशन ये है कि मैं घर का ओनर होनी चाहिए, मेरे पास ओनरशिप होनी चाहिए, घर की ओनरशिप होगी तब मेरा जो किराया आ रहा है तभी वो किराया माना जाएगा और तभी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा. जब घर ही नहीं तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैसे आ सकती है? लेकिन एक हमने एक्सेप्शन पढ़ा था अनरियलाइज्ड रेंट का, कि मेरे को टेनेंट ने 2 महीने का किराया नहीं दिया, कोर्ट में मैंने केस डाल दिया, 2 महीने का किराया 3 साल बाद वसूल हुआ, और जब वो किराया वसूल हुआ तब तक मैंने घर को बेच दिया, अब मेरे पास ओनरशिप नहीं रही. तो वहां लिखा था, हमने पढ़ा कि वो जो किराया आएगा वो चाहे आप ओनरशिप नहीं है फिर भी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा. एक सिचुएशन ये आ गई अरियर ऑफ रेंट. अरियर जस्ट पीरियड का आया, जब तक आया तब तक मैं घर को बेच चुका, घर को मैंने बेच दिया, आई एम नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, फिर भी मेरे पास आया, कोई ओनरशिप की जरूरत नहीं है, जो इनकम है वो कहां जाएगी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे जहां पर ओनरशिप नहीं है लेकिन फिर भी राइट. या क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब ओनरशिप नहीं है फिर भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होगी. आप ये 2 सिचुएशन लिख देना. ठीक है, तो इन सिचुएशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. चलो जी, नो इंपैक्ट ऑफ ओनरशिप, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल भी देख लो. मिस्टर रोहन हैज लेट आउट हिज हाउस टू स्टेट बैंक 20,000 पर मंथ. 20,000 रुपए पर मंथ स्टेट बैंक को उठाया. द बैंक हैज इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 1 जुलाई 25, 1 जुलाई 25 से 27,000 रुपए पर मंथ कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2024. 1 जुलाई 25 से उसने 27,000 किराया कर दिया 20 की जगह, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सी डेट से, 1/11/2024. 1 जुलाई 25 को उसने कंफर्म किया कि जी हम 1/11/24 से आपका किराया बढ़ा रहे हैं, यानी 1/11/24 से अब तक सारे अरियर पे होंगे. दी एसएससी हैज पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 7,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26. इनकम निकालनी है. चलो जी, राइट, किराया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो यहां पर देखो उसने 27,000 इंटू 12 पूरा लिया, यहां पर 27,000 पूरा लिया, जबकि उसने बढ़ाया कब से, 1 जुलाई. तो ऐसा नहीं किया उसने 9 महीने का 27,000, 3 महीने का 20,000, नहीं, 12 महीने का पूरा 27,000. क्योंकि करंट ईयर के जो का पैसा आता है वो कभी भी अरियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना. 3/24 म्युनिसिपल टैक्स 7,000, 3/17 30% मिलेगा, ये 2/21. तो ये मेरा इस घर से इनकम आ गई. अब अरियर की बात करेंगे. अरियर कितने मिले, अरियर देखो उसको मिले हैं कब से, 1/11/24. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक, राइट. इस साल का कुछ नहीं, इस साल से पहले का सारा. 5 महीने बचते हैं, 5 महीने का 7,000 के हिसाब से 20 की जगह 27 कर दिया, 35,000. इसमें से 30% मिल जाएगा 35 का, 10,500, 24,500 ये भी अर्निंग बनेगी, राइट. और ये 2,46,400 क्या हो जाएगा मेरा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. एक फ्रेंड्स आता है एडवांस रेंट, एक होता है अरियर रेंट. अरियर क्या हुआ, पिछले सालों के अब मिले. एडवांस मतलब आगे के ईयर का अभी मिल गया. कोई मेरे को एडवांस रेंट पकड़ा गया. पहली चीज तो आजकल कौन ऐसा होता है फ्रेंड्स, कोई बंदा कहता है सर ये लो 10 महीने का किराया इकट्ठा रख लो, अगले 10 साल का किराया इकट्ठा रख लो. इसके बारे में एक्ट ने कुछ नहीं लिखा. एक्ट इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है. क्यों? क्योंकि एक्ट को पता है ऐसी रियल लाइफ में सिचुएशन आएगी नहीं.
बच्चों के एग्जाम में आएगी, बच्चे अपने आप देख लेंगे क्या करना है, बच्चे अपने आप देख लेंगे क्या करना है, और वाकई में आपको खुद ही देखना है इसको क्या करना है। आपके पास दोनों अप्रोच है, इसके बारे में एक्ट में कुछ नहीं लिखा है। जो भी आप अप्रोच लो वो एजम्पशन लिखाना। जैसे आपने एक अप्रोच ली कि एडवांस रेट को आप करंट ईयर में टैक्स लगा दो, तो आप लिख देना कि वी हैव एज्यूम्ड दैट एडवांस टैक्स विल बी टैक्सेबल इन द करंट ईयर। आप कहते हो नहीं, एडवांस टैक्स जिस साल से रिलेटेड है उस साल में हम टैक्स लगाएंगे एक्रूअल बेसिस पे। तो जब जब साल आते जाएंगे उस साल का टैक्स उस साल में हम दिखाते जाएंगे, इनकम और देते जाएंगे। तो यहां पर कोई भी फ्रेंड्स स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बट नॉर्मली जो मैं सजेस्ट करूंगा एडवांस टैक्स को एक्रूअल बेसिस पे करना, एक्रूअल बेसिस पे करना, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे करना। तो एडवांस टैक्स के लिए कोई प्रोविजन है नहीं। नाउ फ्रेंड्स, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को मैंने सब लेट कर दिया। सब लेट का मतलब क्या हुआ, मेरे को एक प्रॉपर्टी चाहिए थी फ्रेंड्स किराए पर, मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए थी किराए पर, मेरा बिजनेस है, एक गोडाउन चाहिए था माल स्टोर करने के लिए, बड़ा गोडाउन चाहिए था। मैंने ले लिया जी ये 2000 स्क्वायर फीट का, राइट, 2000 स्क्वायर फीट का मैंने गोडाउन किराए पर ले लिया। बिजनेस के लिए माल स्टोर करता हूं, किराया देता हूं इसका 2 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं जब ले तो लिया मैंने, लेकिन इसका मैं आधा ही यूज कर पाता हूं, आधा 50%। 50% में मेरा माल रखा हुआ है और ये 50% खाली पड़ा है, काफी टाइम से खाली पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूं। किराए पर तो ले लिया, तो मैंने सोचा चलो इसको किराए पर उठा देते हैं, सबलेटिंग कर देते हैं। सबलेटिंग क्या होती है, मैंने खुद किराए पर लिया और उसको फर्दर किराए पर उठा दिया। मैंने खुद किराए पर लिया और उसको फर्दर किराए पर उठा दिया, दैट इज सबलेटिंग। लेटिंग इज कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने किराए पर उठाई, लेट आउट की है। सब लेटिंग मतलब मैंने पहले किराए पर लिया फिर दूसरे को किराए पर उठाया। इस सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। एक पर्सन है, राइट, इसी में कर लेते हैं। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने ये 2 लाख रुपए पर मंथ पे किराए पर लिए। 50% जगह यूज कर रहे हैं, 50% जगह मिस्टर बी आए, मिस्टर बी बोले इतनी जगह मुझे चाहिए बस जो आपकी खाली पड़ी है, मेरे को दे दो किराए पर। उसने कहा ठीक है आप ले लो। 1,50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसने मिस्टर बी को दे दी। 1,50,000 रुपए के हिसाब से मिस्टर बी को इसने किराए पर दे दी। सिचुएशन फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा इतना बड़ा गोडाउन मिस्टर ए ने किराए पर लिया अपने लिए, यूज नहीं हुआ, आधा खाली पड़ा है। उस आधे को, इस पूरे गोडाउन का मिस्टर ए जो किराया पे कर रहे हैं वो 2 लाख रुपए पे करते हैं, 2 लाख रुपए पे करते हैं, राइट। अब इसको मिस्टर बी को किराए पर उठा दिया 1.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में किराए पर उठा दिया, राइट। और सपोज फ्रेंड्स ये इसने किराए पर लिया मिस्टर एक्स से, तीनों की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, राइट। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से 2 लाख रुपए में गोडाउन किराए पर लिया है, इसकी 50% जगह मिस्टर बी को 1.5 लाख रुपए पर मंथ में फर्दर किराए पर उठा दी है। अब इस सिचुएशन में तीनों की सिचुएशन देखना, देखो मिस्टर एक्स की 2 लाख रुपए की अर्निंग बनेगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। 2 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, म्युनिसिपल टैक्स और जो भी होते हैं वो सब रूल लगा के, बट 2 लाख के हिसाब से। तो मिस्टर एक्स का तो क्लियर है। अब बात करेंगे ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने किराए पर लिया है यहां 2 लाख रुपए में मिस्टर एक्स से। अब मिस्टर ए का क्या होगा, मिस्टर ए जो 2 लाख रुपए किराया दे रहे हैं उसमें से अपने बिजनेस के लिए कितना यूज कर रहे हैं, 50%। तो अपने बिजनेस में रेंट की एक्सपेंस वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, राइट। उसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, राइट, P&L अकाउंट बनेगा। इसके अंदर एक्सपेंस क्लेम करेंगे अलग अलग तरह के। यहां पर एक एक्सपेंस होगा रेंट, 1 लाख रुपए, 1 लाख। वो 2 लाख रेंट दे रहा है, लेकिन एक्चुअली आधा वो यूज ही नहीं कर रहा, आधा उसने किराए पर उठा रखा है। अगर उसने इसको किराए पर नहीं उठाया होता, खाली पड़ा होता, चाहे खाली पड़ा होता, फिर भी इसको 2 लाख की डिडक्शन मिलती, फिर इसको 2 लाख की डिडक्शन मिलती। लेकिन इसने सब लेटिंग कर दी तो आधा तो इसके पास है ही नहीं, जो आधा है नहीं उसका किराया ये चार्ज नहीं कर सकता। तो मिस्टर ए अपने P&L में 1 लाख रुपए का खर्चा क्लेम करेंगे। ये क्लियर। अब मिस्टर ए के पास ये 1.5 लाख रुपए भी तो आ रहे हैं, मिस्टर ए के पास ये 1.5 लाख रुपए भी तो आ रहे हैं। इस अर्निंग का क्या होगा, बात हो रही है इसकी, पॉइंट है ये में कि सबलेटिंग करने से जो अर्निंग आई, कह रहे हैं सबलेटिंग जो करने से अर्निंग आई, राइट, जो ये सबलेटिंग करने से अर्निंग आई, क्या ये इसका बिजनेस है? मैंने कहा जी नहीं, ये तो इसका बिजनेस नहीं है। तो उसने कहा फिर ये 1.5 लाख रुपए की जो इनकम है मिस्टर ए की अदर सोर्सेज में जाएगी।
अदर सोर्सेज में जाएगी रेंटल इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 1,50,000 रुपए। क्लियर? अब ये 1,50,000 में इस आधे का किराया जो 1,00,000 रुपए है वो, क्योंकि इस आधे का जो 1,00,000 रुपए किराया है वो तो इसने बिजनेस में क्लेम कर लिया। 1,00,000 रुपए किराया ये भी तो पे कर रहा है। मिस्टर ए 2,00,000 रुपए टोटल किराया पे कर रहा है, आधा ये, टोटल 2,00,000 रुपए मिस्टर एक्स को पे करता है। तो उसने कहा 1,00,000 रुपए तो बिजनेस प्रोफेशन में आपने क्लेम करवा दिए, मैंने 1,00,000 रुपया ये भी तो पे किया है, टोटल 2,00,000 पे किए हैं। उसने कहा हाँ, ये 2,00,000 रुपए यहां रेंटल इनकम जो अदर सोर्सेज की है यहां से क्लेम कर लो। यानी बिजनेस अदर सोर्सेज में जो इनकम बनेगी वो 50,000 रुपए की बनेगी। और अल्टीमेटली अर्निंग देखो तो इसकी 50 की तो हुई है। अर्निंग कितनी हुई? 50,000 की। कैसे? मैंने 2,00,000 का जो प्रॉपर्टी लिया, 2,00,000 की जो प्रॉपर्टी ली, 1,00,000 की अपने पास यूज कर ली, बची हुई 1,00,000 को 1,50,000 में किराए पे उठा दिया, तो मेरी इनकम तो 85,000 की हुई। और ये 50,000 की जो अर्निंग है ये मेरी जाएगी अदर सोर्सेज पे। मैं रिपीट कर देता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से एक प्रॉपर्टी किराए पर ली, पूरी बड़ी 2,00,000 रुपए की, 2,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी किराए पर ली है। उस पूरी प्रॉपर्टी को वो यूज करता, चाहे कुछ खाली पड़ी होती चाहे खाली नहीं पड़ी होती, लेकिन खुद अपने पास रखता। तो मिस्टर ए क्या करता? पूरा का पूरा 2,00,000 जो रेंट पे कर रहा है वो कहां लेके जाता? अपने P&L में रेंटल इनकम डेबिट करता 2,00,000 रुपए से। लेकिन उसने क्या किया? उसने तो आधी प्रॉपर्टी को किराए पर उठा दिया। जब आधी प्रॉपर्टी को किराए पर उठा दिया तो जो उसके बिजनेस से रिलेटेड किराया है, अब 1,00,000 बचा, वो 1,00,000 रुपए अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम कर लेगा कि भाई मेरे बिजनेस का खर्चा 1,00,000 रुपए रेंट। अब जो बचा हुआ 1,00,000 वो जो ए मिस्टर एक्स को पे कर रहा है उसका क्या करेंगे? उसने कहा जी उसको एक काम करो, अदर सोर्सेस के अंदर आप जो मिस्टर बी से रेंट चार्ज कर रहे हो उसकी इनकम आपकी जो अदर सोर्सेस में जाएगी वहां से क्लेम कर लेना, और जो बैलेंस बचेगा दैट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। बस ये लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है जी, कोई डाउट तो पूछ लो, पढ़ लेते हैं एक बार बुक में भी। When a person rent out house property and the tenant further rents out the same property to another party, this is referred to as subletting. The tax treatment for income from subletting is as follow. Income under the head other sources. Subletting से जो इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। The income earned by person who has sublet the property will be treated as income from other sources for tax purpose. Computation of income. The income will be calculated as gross rent received, जो भी ग्रॉस रेंट रिसीव, जो मेरे केस में 1,50,000 रुपए था, राइट, रिसीव्ड फ्रॉम द सबलेट सब टेनेंट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस इनकर्ड। एक्सपेंस इनकर्ड मेरे केस में 1,00,000 रुपए जो रेंट उसका ए एक्स को पे कर रहा था, राइट। ये खर्चे लेने के बाद इन रिलेशन टू सबलेट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो भी खर्चे हुए हैं, 1,00,000 रुपए का रेंट और प्लस अगर कुछ और भी खर्चे हुए हैं, बी ने बोला ए को भाई यहां पे कुछ बनवा भी दो, थोड़ा सा अलमारी लगवा दो, कुछ और खर्चे करवा दो, जो खर्चे किए वो खर्चे की भी कह रहा डिडक्शन ले लो, राइट। तो मेरे केस में 50,000 रुपए की इनकम आएगी, किसकी? मिस्टर ए की। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर रोहन हैज लेट आउट वन हाउस टू मिस्टर यतिन एट ए रेंट ऑफ 1,00,000 पर मंथ एंड हैज पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 1,00,000। मिस्टर वाई यतिन हैज पेड 50% ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर सुमित एट रेंट ऑफ 70,000, राइट। यतिन ने, रोहन ने यतिन को दिया 1,00,000 में, और यतिन ने क्या किया, उसमें से आधा सुमित को दे दिया 70,000 में, राइट। इन दिस केस इनकम ऑफ मिस्टर रोहन एंड मिस्टर वाई शैल बी कंप्यूटेड इन दी मैनर बिलो। मिस्टर रोहन की जो इनकम आ रही है वो आएगी जीएवी 1,00,000, भाई उसने तो 1,00,000 किराए पे दे दिया, तो उसकी 12,000, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स उसने कितने पे किए थे? 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 की म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ले लेगा। एनएवी आ जाएगी, एनएवी का 30% 24A, ये उसकी इनकम बन जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यतिन की, यतिन ने क्या किया, लेके सबलेट कर दिया, तो यतिन के पास ग्रॉस रेंट कितना रिसीव हुआ? 70,000 इंटू 12 840, और रेंट उसने कितना पे किया? 1,00,000 में टोटल लिया था, उसका आधा 50% 50,000 इंटू 12 6,00,000 रुपए खर्चा क्लेम करके 240 वो क्या करेगा? अदर सोर्सेज में ले जाएगा। फिर आता है फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कोई हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है फ्रेंड्स। अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही कैलकुलेशन होगी, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जो आरओआर है, अब फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, जहां पे आउटसाइड इंडिया की बात आएगी वहां आरओआर एनओआर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
उस पर्सन का स्टेटस निकाला मैंने, स्टेटस निकालना आई होप सबको आता है। अब उस पर्सन का स्टेटस निकाला और वो आरओआर निकल के आ गया। आरओआर की इनकम इन एनी केस इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो इंडिया के बाहर भी है, तो जैसे हमने अभी तक सीखा है वैसे ही करना है। अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है या एनओआर है तब भी वैसे ही करना है, बस वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए, रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था आरओआर, एनओआर और एनआर के केस में कौन कौन सी इनकम कब कब टैक्सेबल होती है, याद आ रहा है? रिपीट करा देता हूं। आरओआर के केस में इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल। इनकम एक्रू और अराइज एब्रॉड, रिसीव्ड एब्रॉड, टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ आरओआर। एनओआर के केस में क्या लिखा था? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल, राइट। और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल। लेकिन अगर बाहर है कुछ, बाहर इनकम एक्रू और अराइज एब्रॉड, रिसीव्ड एब्रॉड, वो इंडिया में कब टैक्सेबल होगी? वो ऐसे बिजनेस से हो जिसको इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, या ऐसे प्रोफेशन से हो जिसको इंडिया में सेटअप किया गया था, तब वो एनआर के केस में होगी। अब हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है उसका, तो इसमें कंट्रोल वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। इसमें पॉइंट कौन सा आएगा? इंडिया में इनकम रिसीव हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बाहर है, तो एक्रू और अराइज तो बाहर ही होगी इनकम, इंडिया में रिसीव हो जाए। और अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई तभी टैक्सेबल होगी। यानी एनओआर के केस में इंडिया में रिसीव जब तक नहीं होगी ये टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन आरओआर के केस में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। सेम एनआर के केस में, सेम प्रोविजन एनआर के केस में थे कि रिसीव्ड इन इंडिया जब तक नहीं होगी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज फ्रेंड्स यहां पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना, एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलो जी। और एक आता है फ्रेंड्स को ओन्ड प्रॉपर्टी का, को ओन्ड प्रॉपर्टी। को ओन्ड प्रॉपर्टी क्या है? को ओन्ड प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस्टर बी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं। ज्वाइंट ओनर हैं, प्रॉपर्टी से इनकम आती है 1 लाख रुपए की, कह रहे हैं 50 इसकी कर दो, 50 इसकी कर दो, कोई फर्क नहीं। शेयर डिफाइंड होने चाहिए, लिखा हुआ है कितना शेयर, 50% इनका, 50% इनका, डीड में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, 50,000 इनकी अर्निंग, 50,000 इनकी अर्निंग। वो कहते हैं जी शेयर डिफाइंड ही नहीं है, शेयर डिफाइंड ही नहीं है। शेयर डिफाइंड नहीं है तो फिर एक काम करो, इनको बीओआई बना दो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। याद आ रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट? पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई काम मिलके करते हैं जिसके अंदर शेयर डिफाइंड नहीं है, जो एक्टिविटी की गई है उसके अंदर ये पता ही नहीं, मिलके कर रहे हैं, किसका क्या है पता नहीं, सब पूल में हो रहा है, तो वही बना दो इनको भी। इनकी बीओआई बना के बीओआई पे टैक्स लगा दो, और बीओआई पे भी मैंने बताया था वही टैक्स के रेट लगेंगे जो आपके नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं। तो अगर शेयर डिफाइंड है तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, शेयर डिफाइंड नहीं है तो बीओआई बना के उसके ऊपर टैक्स लगा दो स्लैब रेट के हिसाब से। तो व्हेन ए हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मल्टीपल को-ओनर्स, द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द हाउ द ओनरशिप शेयर आर डिफाइंड, राइट। द डिफाइंड शेयर ऑफ को-ओनर्स, if share of co-owners are clearly specified, each co-owner must include their share of income from the house property in their individual tax return. अपने अपने में अपना अपना दिखाएगा 50-50 अगर डिफाइंड है। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर co-owners with 50% share each and the total income from property is 30 lakhs. Mr. X will report 15 lakh, Mr. Y will report 15 lakh. Undefined share of co-owner, undefined share है। If share of the co-owner are not defined, the total income from the house property will be considered as income of co-owners collectively. Co-owners की collective earning मानेंगे, और collective earning के केस में क्या होता है, and will be taxed as income of body of individuals, body of individuals. या फिर आगे है, या फिर association of person. Association of person क्या होती है? एक मिस्टर ए होते और ये मिस्टर बी ना होके यहां पर कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती। दो इंडिविजुअल नहीं है, सारे इंडिविजुअल नहीं है, कुछ इंडिविजुअल है, कुछ फर्म है, एचओपी है, एचयूएफ है, कंपनी है, राइट। तो मिक्स है इसके अंदर, कुछ इंडिविजुअल कुछ अदर, तो वहां पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बनेगी, क्योंकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब सारे इंडिविजुअल है, सारे इंडिविजुअल नहीं है, कुछ पर्सन अलग अलग भी हैं, तो वहां पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी बनेगी।
और उसके ऊपर टैक्स लगा दो इकट्ठा। ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इफ कोन्ड हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ईच कोनर एंड देयर ओनरशिप शेयर आर नॉट स्पेसिफाइड, द इनकम ऑफ बीओआई विल बी कंसीडर्ड निल। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी तक आप क्लेम कर सकते हो निल। तो यहां पर बीओआई की इनकम हम निल मान लेंगे अगर जितने भी कोनर हैं वो खुद रह रहे हैं उसके अंदर, निल। ओनरशिप बाय पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, if house property is owned by a partnership firm or company, the house from property will be taxed under the income of partnership firm or company, not the individual partner or shareholders। कोई प्रॉपर्टी ओन्ड, एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स मेरे पास, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, राइट, एक प्रॉपर्टी है। अगर ये मिस्टर ए के पास ओन्ड है, मिस्टर ए के पास ओन्ड है और इससे कोई रेंटल इनकम आ रही है तो वो मिस्टर ए की रेंटल इनकम बनेगी। ठीक है। अगर ये कोन्ड प्रॉपर्टी है, आधा शेयर मिस्टर ए का, आधा शेयर मिस्टर बी का, तो 50% इनकम मिस्टर ए की हो जाएगी, 50% इनकम मिस्टर बी की हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी ना ए की है ना बी की है, एक पार्टनरशिप फर्म की है। पार्टनरशिप फर्म का नाम है ए बी एंड कंपनी। ए बी एंड कंपनी में ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये ए बी एंड कंपनी की है। सिचुएशन क्लियर। ये प्रॉपर्टी ए बी एंड कंपनी के नाम है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। इसको कुछ रेंटल इनकम आती है 10 लाख रुपए की। ये इनकम कहां जाएगी, किसकी टैक्स होगी? वो कह रहा है ये ए बी एंड कंपनी की जो रिटर्न बनाओगे ना, इस पार्टनरशिप फर्म की जो रिटर्न फाइल होगी वहां पे काउंट होगी। ना ये ए की अर्निंग ना बी की अर्निंग, ये तो इस फर्म की अर्निंग है, इस फर्म की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, एक कुछ क्वेश्चन आया हुआ अरविंद का, बीच में पढ़ लूं, इससे रिलेटेड है। मिस्टर एक्स 2 लाख क्यों रेंट नहीं शो कर सकता और 50,000 को अदर सोर्सेज में शो करके 1 लाख को रेंट और 1.5 लाख का एडजस्टमेंट? अरविंद, जो एक्ट ने बोला है ना वैसे करना है। देखो कई बार क्या होगा, लॉजिक मत लगाओ अपने। एक्ट ने बोला ऐसा ट्रीटमेंट होगा, एक्ट ने बोला ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो ऐसा ही होगा, राइट। मिस्टर एक्स 2 लाख रुपए का रेंट नहीं शो कर पाएगा। मिस्टर एक्स 2 लाख का रेंट क्यों नहीं? लेकिन अरविंद, आपने जो क्वेरी पूछी है कौन से वाले उससे पूछी है? एक बार मैं ये कंप्लीट कर लूं, आप मेरे से दोबारा इसको डिस्कस कर लेना। कौन से एग्जांपल के हिसाब से आपने पूछी है, थोड़ा समझ लूं, हो सकता है मैं कुछ गलत तो इंटरप्रेट नहीं कर रहा, राइट। आपने लिखा है मिस्टर एक्स 2 लाख रुपए रेंट क्यों नहीं शो कर सकता और 50,000 को अदर सोर्सेज में शो करके 1 लाख को रेंट और फिर 1.5 लाख का एडजस्टमेंट क्यों? मिस्टर अरविंद, एक चीज ये देखो, मेरे हिसाब से आपकी क्वेरी यहां पर है। ये जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया था कि मिस्टर एक्स की 2 लाख रुपए की अर्निंग आ रही है, तो मिस्टर एक्स तो 2 लाख की अपनी अर्निंग बनाएगा। आपने लिखा है मिस्टर एक्स 2 लाख की क्यों नहीं शो कर सकता, राइट। तो ये 2 लाख इसी पर बनाएगा, राइट। ये 2 लाख रुपए की अर्निंग मिस्टर एक्स की क्या जाएगी? मिस्टर एक्स की रेंटल इनकम होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करेंगे मिस्टर ए की। मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए इसको पे किए हैं, तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए ने किस लिए पे किए? बिजनेस के लिए, तो वो 2 लाख रुपए का अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम कर लेगा। लेकिन उसने क्या किया, आधी प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया। आधी प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया तो अब वो 2 लाख का खर्चा नहीं क्लेम कर पाएगा, वो 1 ही लाख का खर्चा क्लेम कर पाएगा, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी जो बची वो मिस्टर ए यूज ही नहीं कर रहा। वो ए यूज नहीं कर रहा, जब वो ए यूज ही नहीं कर रहा तो उसका खर्चा नहीं ले पाएगा, इसलिए उसको 1 लाख रुपए का P&L में खर्चा मिल गया। अब बाकी जो आधी बची उसका 1.5 लाख रुपए किराया मिस्टर ए के पास आ रहा है। ये सब मिस्टर ए का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। अब मिस्टर एक्स तो 2 लाख रुपए की इनकम दिखाएंगे, वो उनका अपना इनकम हो गई। अब मिस्टर ए की बात कर रहा हूं। मिस्टर ए 2 लाख का खर्चा क्लेम करेंगे, आधा किराए पर दे दिया तो 1 लाख का खर्चा क्लेम कर लेंगे। 1 लाख का खर्चा, बैलेंस जो 1 लाख बचा वो भी 1 लाख वाले जो किराया बचा उसको उसने 1.5 लाख रुपए किराए पर मिस्टर बी को उठा दिया। बी क्या करेगा? अब बी क्या करेगा? 20 को 1.5 लाख रुपए किराया देगा ए को, ए की अर्निंग बनेगी 1.5 लाख की, तो ए की एक्चुअल अर्निंग 1.5 लाख थोड़ी ना है। 1.5 माइनस इस प्रॉपर्टी, इतने पोर्शन से रिलेटेड 1 लाख का उसने किराया दिया, तो 1.5 माइनस 1 लाख 50,000 एक्चुअली मिस्टर बी की अर्निंग है। यही हमने किया है, और वो भी अदर सोर्सेज में हेड वाइज। मुझे एडजस्टमेंट हेड वाइज करनी है, हेड्स की इनकम को मिक्स नहीं करना कि मैं अदर सोर्सेज की इनकम को उठा के कहीं और ले जाऊं। मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स। जिस पोर्शन पे जो हेड अप्लाई होता है वो पोर्शन उसी हेड में जाके टैक्सेबल होगा, इसीलिए ये सारे ट्रीटमेंट किए गए। ठीक है, चलो अरविंद का कंफर्मेशन भी आ गया, क्लियर हो गया, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कोनर्स के बारे में।
ठीक है, तो ओनरशिप अगर फर्म की है तो उस केस में फर्म की इनकम मानी जाएगी, ये लिखा हुआ है बस। अब फ्रेंड्स आज का लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीम्ड ओनर। हर जगह फ्रेंड्स हमने अभी तक पढ़ा कि प्रॉपर्टी का रेंट मेरी पॉकेट पे तभी आएगा, मतलब मेरी इनकम तभी बनेगा जब मैं उसका ओनर हूं, राइट। प्रॉपर्टी का रेंट मेरी इनकम में तभी ऐड होगा जब मेरे पास ओनरशिप होनी चाहिए। अगर मेरे पास ओनरशिप नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया सेक्शन 27 में, डीम्ड ओनर मतलब वही जबरदस्ती वाला प्रोविजन। आप ओनर हो या नहीं हो, हम मान लेंगे कि आप ओनर हो। आप ओनर हो या नहीं हो, हम आपको मान लेंगे ओनर, और आप ही की इनकम मानी जाएगी। रेंटल आ रहा है, आप ही की अर्निंग मानी जाएगी। उन सिचुएशन के बारे में फ्रेंड्स बात की गई है, राइट। कौन सी? लायबिलिटी ऑफ द ओनर अंडर सेक्शन 22। The owner of the house property is liable to pay income tax on the income from such property. Normally owner liable होगा। If the ownership of the property is disputed and the case is pending in court, the income tax department will determine the owner chargeable to income tax until the court give its decision. कोई प्रॉपर्टी है एक, उस पर A और B दोनों की ओनरशिप का डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है। A कह रहा है मैं ओनर, B कह रहा है मैं ओनर। उससे रेंटल इनकम जो आएगी वो कैसे डिसाइड होगी, किसके हाथ में टैक्स करें? तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर जब तक इस डिस्प्यूट का फैसला कोर्ट से नहीं आ जाता तब तक असेसिंग ऑफिसर बताएगा जी कौन टैक्स देगा। और नॉर्मली मैं बताऊं क्या होगा, नॉर्मली ये होगा इस प्रॉपर्टी पर कौन कब्जा करके बैठा है। मान लो ए कब्जा करके बैठा है और ए के पास ही रेंट आ रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर ए को बोलेगा देखो भाई तुम टैक्स दो, अभी तक जब तक इस कोर्ट का डिसीजन नहीं आ रहा तुम टैक्स दो, तुम ही ओनर हो, तुम्हें मैंने ओनर मान लिया, तुम ही ओनर हो, डीम्ड ओनर, तुम्हें ही टैक्स देना है। और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स और सिचुएशन जो सेक्शन 27 में लिखी हुई है, डीम्ड ओनरशिप अंडर सेक्शन 27 सर्टेन इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स पर्पस। ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, यही वाला एक केस है जो थोड़ा समझना है और ज्यादा कुछ है नहीं। मिस्टर ए के पास क्या होता है, मिस्टर ए के पास दो घर हैं, पहला और दूसरा, दो घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। इससे अर्निंग आती है 25 लाख रुपए की, इससे अर्निंग आती है कितनी, 15 लाख रुपए की। इससे 25 लाख की, इससे 15 लाख की अर्निंग आती है, राइट। ये दोनों मिस्टर ए के हाथ में टैक्स लग रहा है, कितने का, 40 लाख रुपए पे। 40 लाख रुपए पे मिस्टर ए को कितना टैक्स देना पड़ता है, जरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ, मैं भी निकाल लेता हूं। 40 लाख 7,80,000 रुपए मिस्टर ए को इन दोनों प्रॉपर्टी पर टैक्स देना पड़ता है, 7,80,000 रुपए। अभी मैंने इसमें कोई भी एजुकेशन सेस ऐड नहीं किया है, केवल प्योर टैक्स निकाला है स्लैब के हिसाब से। अभी बस इतना निकाल लो, मिस्टर ए को 7,80,000 रुपए, इसके ऊपर क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। मिस्टर ए के दिमाग में एक खुरापात आई, मिस्टर ए ने सोचा टैक्स कैसे बचाएं, बहुत टैक्स जाता है। मिस्टर ए ने पढ़ा कि जो ओनर होता है वही टैक्स देता है और कोई बंदा टैक्स नहीं देता, जो ओनर नहीं तो टैक्स नहीं। उसने उठा के मिसेस बी को बोला कि देख मैं तेरे नाम पर ही दूसरी प्रॉपर्टी है ना, ये तेरे नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं। मिसेस बी ने कर दो, कोई बात नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ आपस में कर सकते हैं, तो ये मिसेस बी के नाम पे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, फ्री में दे दी, ले लो। मिसेस बी को दे दी, गिफ्ट दे दिया, ले लो, दे दिया। अब क्या होगा, अब ये ओनर नहीं तो इनकम नहीं, तो मिस्टर ए ने हिसाब निकाला कि अब मुझे 25 लाख पे टैक्स देना है। 25 लाख पे कितना टैक्स बनेगा निकालो, और 15 लाख पे कितना टैक्स बनेगा वो भी निकालो, अलग अलग, राइट। तो 25 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया तो जी निकलेगा 25 लाख पे बनेगा 3,30,000, और 15 लाख पे कितना बनेगा, 15 लाख 15 लाख पे बनेगा 1,05,000, यानी कि 3,30 और 1,5 टोटल टैक्स कितना गया, 3 और 1 4, 4,35,000। यानी ये प्लानिंग करके इन्होंने क्या किया, राइट, क्योंकि स्लैब का बेनिफिट अब दोनों को मिलेगा, इसको भी स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और टैक्स कैलकुलेट करना इतना ही आएगा, राइट। तो अगर वो ज्वाइंट इकट्ठा दे रहा था 780, अदरवाइज 435, कितना फायदा हो गया फ्रेंड्स, इसका अच्छा खासा फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया निकालना जरा, कितना, 3,45 का फायदा हो गया ना, 3,45,000। यानी इसने प्लानिंग करके 3,45,000 रुपए का गवर्नमेंट का चूना लगा दिया, गवर्नमेंट को टैक्स का चूना लगा दिया।
गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि ऐसी प्लानिंग तो इंडिया में भर भर के होती है, भर भर के होती है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस बंदे को सेक्शन 27 में डाल दिया। उन्होंने कहा अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, किसको, अपनी स्पाउस को, अपने माइनर चाइल्ड को, स्पाउस को करो चाहे माइनर चाइल्ड को करो, एक ही बात है। वो कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी हम मानेंगे कि आप ही की है एंड यू आर डीम्ड ओनर। आप चाहे अपनी बीवी को गिफ्ट करो चाहे अपने बच्चों को गिफ्ट करो जो कि माइनर हैं, हम मान लेंगे यू आर डीम्ड ओनर। और अब आपकी इनकम अलग अलग नहीं होगी, क्लब होके जाएगी। 780 की इनकम पे आप ही को टैक्स, 7,80,000 का टैक्स अब आपको देना है पूरे 40 लाख पे। क्लियर, सिचुएशन क्लियर, क्यों जरूरत पड़ी ये क्लियर। लोग इनकम को इधर उधर कर रहे थे इस तरीके से। तो ये मिसेस बी उसकी वाइफ हो सकती है, या मिसेस बी को ना करके उसने क्या किया, अपने माइनर सन को कर दिया। माइनर सन मतलब 18 साल। बच्चा जब 18 साल से कम का होता है ना, तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है मदर और फादर का, पेरेंट्स का कंट्रोल होता है। 18 साल के बाद अगर आपने अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो भूल जाओ अब आपको वापस मिलेगी, भूल जाओ अब आपको वापस मिलेगी। आपकी प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रही। इसीलिए माइनर सन को यहां पर कवर किया, माइनर डॉटर को कवर किया, मेजर को कवर नहीं किया। कि मेजर का मतलब तो प्रॉपर्टी तो गई। अब क्या करेंगे जब प्रॉपर्टी तुम्हारी रही नहीं, तो क्या तुम प्लानिंग करोगे और तुमसे क्या टैक्स मांगे, ठीक है। लेकिन बीवी के केस में क्या होता है, हस्बैंड के केस में क्या होता है कि भाई वो तो आपका अपना है, चाहे उसके नाम पर है चाहे इसके नाम पर है, गवर्नमेंट ऐसा मानती है। जबकि आज तो ये भी मानना बेकार है। आपने प्रॉपर्टी दी और उसके बाद डाइवोर्स, खूब केस मिलते हैं देखने को, बट अभी ऐसे केसेस को हमारी एक्ट ने कवर नहीं किया है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है स्पाउस को, चाहे हस्बैंड वाइफ को कर रहा है चाहे वाइफ हस्बैंड को कर रही है, उसकी जो इनकम होगी वो डीम्ड ओनर मान के उसके इनकम में ऐड हो जाएगी। जैसे अभी मिस्टर ए की इनकम में हुई, माइनर चाइल्ड को किया तब भी ऐड हो जाएगी। लेकिन माइनर चाइल्ड के केस में अगर माइनर मैरिड डॉटर है, माइनर मैरिड डॉटर है, माइनर डॉटर वो भी मैरिड है अगर, तो कह रहा है फिर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि शादी हो चुकी है, वो दूसरे घर जा चुकी है। आपने अगर उसके नाम एक बार प्रॉपर्टी कर दी वो आपकी नहीं रहेगी, वो तो अब वो कब्जा लेंगे उसके ससुराल वाले, वो आपकी नहीं रही। इसलिए जब ये प्रॉपर्टी आपकी रही नहीं, रियल में ही आपकी नहीं रही, तो फिर इनकम भी क्लब नहीं होगी। क्लबिंग के प्रोविजन वहां लगते हैं जहां आपकी प्लानिंग हो रही है कुछ। यहां क्या प्लानिंग है, यहां तो प्रॉपर्टी गई। ऑल्दो माइनर मैरिड डॉटर, ये बाल विवाह वाले कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स पहले थे, अब उतने नहीं मिलते, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी आपको मिलेंगे। लेकिन जो ये लॉ बना हुआ है ये बहुत पुराना है, तब से चला आ रहा है जब बाल विवाह बहुत होते थे। उस टाइम पर लोग ये हरकतें दिखाते थे कि अपने छोटे बच्चे, अपने माइनर बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके अपनी इनकम बचाने की, कोई टैक्स बचाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने माइनर मैरिड डॉटर को वहां से एक्सक्लूड कर दिया। उन्होंने बोला जी माइनर बच्चों के नाम पे भी ट्रांसफर करोगे तब भी ऐड करेंगे, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर है तो फिर वो आपकी नहीं रही। अब तो वो आपके जो बेटी है उसके ससुराल में हो चुकी, ससुराली होगी, वो आप उठा लेंगे, अपने आप कर लेंगे जो करना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इनकम क्लब होगी, इनकम क्लब हो जाएगी। सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर कौन होगा, मिस्टर ए। चलो जी, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने फ्री में ट्रांसफर कर दी। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 50,000 रुपए लेके ट्रांसफर कर दी, राइट। तो कह रहे हैं ये तो दिखावा है सब, इनकम तुम्हारी ही मानी जाएगी, कोई ट्रांसफर नहीं हुई प्रॉपर्टी, राइट। द ट्रांसफरर इज डीम्ड टू बी ओनर ऑफ टैक्स पर्पस। ट्रांसफरर कोई मान लेंगे तुम ही ओनर, तुम ही टैक्स दो। इफ द ट्रांसफरर इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, द ट्रांसफरी स्पाउस इज कंसीडर्ड द ओनर। फ्रेंड्स एक केस ले लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। क्यों, क्योंकि इसका डाइवोर्स का केस चल रहा था, डाइवोर्स का केस चल रहा था। कोर्ट से डिसीजन आया जी उसको एलिमनी देनी होती है ना, उसको कुछ कंपनसेशन देना होता है, डाइवोर्स के टाइम पर सेटलमेंट होते हैं। उस सेटलमेंट में 50 लाख का एक घर उसने दे दिया कि ये आप रख लो। मिसेस बी को बोला कि ये आप रख लो, ये आपका हुआ। तो कह रहे हैं ऐसे केस में नहीं माना जाएगा, ऐसे केस में कोई क्लबिंग नहीं होगी, ऐसे केस में हम इनकम को जोड़ेंगे नहीं, डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो रियल ट्रांसफर है। चाहे आपने मिसेस बी से कुछ नहीं लिया, लेकिन इट इज रियल ट्रांसफर। उन्होंने जोड़ा कहां, जहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो, ये कोई प्लानिंग थोड़ी ना है, ये तो रियल ट्रांसफर है। अब इस प्रोविजन को सुन के कई बच्चों के माइंड में हो सकता है डाउट है, सर हस्बैंड वाइफ दिखाने के लिए डाइवोर्स ले लें और रहें साथ साथ,
हमने तुझे डाइवोर्स ले लिया है, अब कर ले प्लानिंग, तो करना चाहो तो करके देख लो, ठीक है। बट एक्ट के हिसाब से चल जाएगी, चल जाएगी एक्ट के हिसाब से। अब हो सकता है किसी ने ये हरकत दिखाई तो उसके बाद लॉ में कोई प्रोविजन आ जाए कि वो डाइवोर्स के बाद भी अगर आप एक साथ रह रहे हो तो उस केस में भी डीम्ड ओनर आप ही माने जाओगे, लेकिन अभी तक नहीं है ऐसा प्रोविजन, ठीक है। चलो, तो यहां पर इफ ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड द ट्रांसफर इज डीम्ड ओनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। कह रहा है माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के अगर आपने माइनर चाइल्ड को भी ट्रांसफर किया तब भी आप डीम्ड ओनर, आप ही ओनर हो, राइट। फिर पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या हुआ फ्रेंड्स? पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं, फिर पढ़ लेना। एक बिल्डर ने बहुत सारे फ्लैट बनवाए, बहुत सारे फ्लैट बनवाए। अब फ्लैट जब बन जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बिल्डर को अथॉरिटी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। अथॉरिटी को कुछ इशू लग रहा है जिसकी वजह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे नहीं रही। इसने प्लॉट बेचा है बहुत सारे लोगों को, ये इसकी जान खा रहे हैं कि सर हमें तो दो भैया, किराए पर रह रहे हैं, इधर किराया भरना पड़ रहा है, इधर तुम्हारे को सारी पेमेंट कर दी है, बैंक को लोन भी ईएमआई भी दे रहे हैं, डबल डबल मार पड़ रही है, हमारा घर दो। ये बेचारा कह रहा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, कैसे दे दूं, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी अभी, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा किसी की रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इसने एक रास्ता निकाला, इसने कहा इन सबको आप आ जाओ, चाबी पकड़ो, आराम से रहो, घर तो आप ही का है, आपने पेमेंट भी सारी कर दी है, आपकी सारी पेमेंट आ चुकी है, घर आपका है, चाबी पकड़ो, आराम से रहो, आराम से रहो। जब रजिस्ट्री होगी तब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्री जब खुलेगी, जब मेरे को ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब अथॉरिटी अप्रूव कर देगी, तब हम जाकर रजिस्ट्री करा लेंगे। घर आपका है, आप पकड़ो, हम आपको पोजेशन लेटर देते हैं, लो, डन। इस केस में एक्चुअल ओनर कौन है? लीगल टाइटल किसके पास है? लीगल टाइटल तो अभी भी बिल्डर के पास है, क्योंकि अभी भी ये बिल्डर के नाम पर है, क्योंकि ट्रांसफर एक्चुअल यहां नहीं हुआ, सेल डीड नहीं बनी, लेकिन पोजेशन इनको मिल गया, इन्होंने सारी पेमेंट कर दी, इनको चाबी मिल गई, डीम्ड ओनर बन जाएंगे ये सारे लोग। और अगर ये लोग अब इस प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं तो जो अर्निंग आएगी वो इन्हीं की मानी जाएगी, बिल्डर की नहीं मानी जाएगी। कभी बोलो जी ओनर तो बिल्डर है, तो ये जितनी अर्निंग इन किराएदारों के पास, इन लोगों के पास आ रही है, ये बिल्डर की अर्निंग, नो, बिल्डर की अर्निंग नहीं है। यू आर डीम्ड ओनर, यू आर डीम्ड ओनर। पेपर में अभी भी ओनर बिल्डर है, क्योंकि उसने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि उसने अभी डीड आपके नाम पे बनवा के नहीं दी, क्यों, कुछ इशू आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सारी पेमेंट कर चुके हो। एक्चुअली आप पोजेशन आपने इसी बेसिस पर लिया क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होने की जो फॉर्मेलिटीज हैं बस वो पेंडिंग है। एक्चुअली तो आप ही ओनर हो, लीगली आप नहीं हो, बट एक्चुअली तो आप ही हो, तो आप ही से हम टैक्स लेंगे, ठीक है। तो ओनर कौन होगा? वो जो पोजेशन में है। Person in possession of property, if person has paid the full consideration and has taken possession of the house property, but the ownership has not been transferred through documents. पेपर नहीं बने बस. The buyer is considered to be deemed owner. और एग्जाम्पल वही है जो मैंने अभी लिया. मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसोसिएशन. कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक पूरा सोसाइटी बनवाई और अपने मेंबर्स को एक एक फ्लैट दे दिया रहने के लिए. फ्लैट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपको, ये आपको, ये आपको, रहो. इस केस में ओनर कौन है? अभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसने ट्रांसफर नहीं किया, उसने अपने मेंबर्स को रहने के लिए दिया. उन मेंबर्स ने कुछ ने क्या काम किया? उसको किराए पर उठा दिया. तो जो अर्निंग आएगी वो किसकी मानी जाएगी? मेंबर्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की नहीं, मेंबर्स की. यही लिखा हुआ है बस कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई घर दे देती है रहने के लिए, राइट, ऑल्दो ओनरशिप जो है अभी भी उस सोसाइटी के पास ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेंबर उसको फर्दर किराए पर उठा देता है, खुद नहीं रहता, किराए पर उठा देता है, तो जो किराए की अर्निंग आएगी वो मेंबर की मानी जाएगी, सोसाइटी की नहीं होगी. ओनर कौन है? सोसाइटी. लेकिन किराए की अर्निंग किसकी होगी? उस मेंबर की. डीम्ड ओनर. डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है कि हम किसे किराएदार, हम किसे ओनर मान लेंगे, हम इस रेंटल इनकम के पर्पज से इस मेंबर को ओनर मान लेंगे, राइट. और एक लास्ट आता है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट. होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट क्या होता है फ्रेंड्स? समझ लो. होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट होता है फ्रेंड्स, एक पर्सन है जिसकी बहुत बड़ी जायदाद है, 85 दुकानें बनी हुई हैं, 85 घर बने हुए हैं, 85 गोडाउन है, 85 शॉपिंग है, मल्टीप्लेक्स है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स है. एक पर्सन है मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स, राइट. और ये कहां से आया? ये इनके पूर्वजों से आया, ये पूर्वजों की, दादाओं की प्रॉपर्टी है.
दादाओं ने इसको डेवलप किया, इनके दादाओं परदादाओं ने, इनके फादर ने इसको डेवलप किया। और ये पूरी प्रॉपर्टी कौन देख रहा है? मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स इस पूरे कुनवे के, इस पूरे खानदान के सबसे बड़े हैं। सब इनको बहुत मानते हैं, सब बहुत पूछते हैं कि ये बड़े भैया हैं, इनकी परमिशन के बिना तो यहां कुछ भी नहीं होगा। सब इनकी परमिशन से ज्वाइंटली काम करते हैं। अभी इनका बंटवारा नहीं हुआ है। मिस्टर एक्स के दो और भाई हैं, एक मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स सबसे बड़े भाई, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड दो और भाई हैं। तो क्या इस प्रॉपर्टी में मिस्टर एक्स का हिस्सा है? नहीं, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का भी हिस्सा है। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे, मिस्टर वाई के 3 बच्चे, मिस्टर जेड के 2 बच्चे, 3 बच्चे। क्या इस प्रॉपर्टी में एक्स वाई जेड इन 3 का हिस्सा है? नहीं, इनके बच्चों का भी हिस्सा है, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ऊपर से आई है, एंसेस्टर्स से आई है प्रॉपर्टी। और ये पूरी क्या है? इम्पार्टेबल स्टेट। अभी इनका पार्टीशन नहीं हुआ, कोई पार्टीशन नहीं हुआ, इम्पार्टेबल है फ्रेंड्स। ये इसका कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं है, कोई बंटवारे नहीं हुए हैं। क्वेश्चन आता है इसमें इतनी सारी दुकानें, इतने सारे मकान, इतने सारे गोडाउन जो किराए पर उठा रखे हैं, जो भर भर के किराए की अर्निंग आ रही है, वो किसकी मानी जाएगी? ओनर तो ये सारे हैं। ओनर ना मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स तो इसकी देखावाली कर रहे हैं, देखावाली कर रहे हैं, राइट। ये ओनरशिप तो किसी और की है, किसकी है? इन सबकी ओनरशिप है। अब कैसे डिसाइड करें किसकी? तो उन्होंने बोला जी देखो, चीजों को आसान कर देते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपके बंटवारे नहीं हुए हैं और सब कुछ ज्वाइंटली चल रहा है, किसका कितना हिस्सा है पता ही नहीं है, तो जो बंदा देख रहा है ना, जो मेन बंदा है, जो बंदा देख रहा है, जो इसकी देखावाली कर रहा है, जो मेन इसका केयर टेकर है, हम उसी की अर्निंग मान लेंगे। और जो भी अर्निंग आएगी वो मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। बस ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी उस केस में जो उसका केयर टेकर है, एंड होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल, होल्डर वर्ड, होल्डर मतलब जो उसको होल्ड करके बैठा है, जो उसको देख रहा है, जो उसका मेन बनता है। द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कंसीडर्ड द इंडिविजुअल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टीज विद इन दैट स्टेट। ठीक है। और आगे फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लीज अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इनको आप कर लेना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फ्रेंड्स खत्म। अब अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। अगला चैप्टर भी बता देता हूं कौन सा शुरू होगा, मंडे से। अगला चैप्टर मंडे से बता देता हूं कौन सा शुरू होने वाला है। मंडे से फ्रेंड्स अपना चैप्टर शुरू होगा एग्रीकल्चर इनकम। मंडे से एग्रीकल्चर इनकम शुरू करेंगे। आई थिंक 2 क्लासेस लगेंगी एग्रीकल्चर इनकम पे, ठीक है। अब कोई डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो। हमारा चैप्टर खत्म। बस इस हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओनर जो होगा उसके हाथ में टैक्स लगेगा, लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे। एक एक्सेप्शन देखा अनरियलाइज्ड रेंट वाला, एक एक्सेप्शन देखा अरियर ऑफ रेंट वाला, कि मेरे पास घर नहीं है फिर भी मेरे हाथ में टैक्स लग गया। और कुछ डीम्ड ओनरशिप के सेक्शन 27 में लिखे हुए हैं, जहां पर उन्होंने अलग अलग सिचुएशन कवर की। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, हमने तरीका देखा कि भाई जीएवी निकाल लो। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस का एक ही खर्चा मिलता है, बस म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद जो बचेगा दैट इज एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से 2 खर्चे मिलेंगे, 24A 30% ऑफ एनएवी, 24B इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड। इन दोनों खर्चों की डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम बचेगी दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी निकालने का मेथड मैंने बताया, मैं रिपीट कर देता हूं रिवीजन में एक बार। जीएवी निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है पूरे साल का। दोनों में जो हायर होगा उसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। और इन दोनों में जो लोअर होगा वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। ये एक्सपेक्टेड रेंट बहुत जगह यूज हुआ, हमने देखा हर जगह एक्सपेक्टेड रेंट यूज हुआ। एक्सपेक्टेड रेंट मुझे पूरा 12 महीने का निकालना है हर केस में, फिर उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। एक्चुअल रेंट जितने एक्चुअल मंथ्स हैं उनका निकालना है, और उससे कंपेयर करके जो भी हायर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा जीएवी बन जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन हमने देखी कि अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम आया है, नॉर्मली एक्चुअल रेंट कम आया, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आया, तो जो ज्यादा वाला एक्सपेक्टेड रेंट है उस पर मेरे को टैक्स देना है, जीएवी बनेगा। बट एक सिचुएशन मैंने देखी, अगर ये जो एक्चुअल रेंट कम आया ड्यू टू वैकेंसी है, चेक कर लो ड्यू टू वैकेंसी है, अगर वैकेंसी नहीं होती तो क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। तो अगर ये कम आया ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में जो कम वाला एक्चुअल रेंट है उसी को मैं जीएवी बना दूंगा। ये एक एक्सेप्शन था, अदरवाइज हर सिनेरियो में मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर पे टैक्स लगाना है। पूरे साल मेरा घर खाली पड़ा रहा, एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगेगा।
कुछ टाइम खाली पड़ा रहा, कुछ टाइम किराए पे उठा, कुछ टाइम खाली कुछ टाइम किराए पे, वैकेंसी का केस बन गया। वैकेंसी वाला केस जो अभी बताया चेक कर लो, राइट। कुछ टाइम किराए पर, कुछ टाइम का किराया मुझे रिसीव ही नहीं हुआ, किराया कुछ टाइम का किराए पर, कुछ टाइम का किराया मुझे रिसीव नहीं हुआ, अनरियलाइज्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का और एक्चुअल रेंट जो एक्चुअल मेरे को रिसीव हुआ, राइट। वहां पर अनरियलाइज्ड रेंट के केस में फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस थी। अनरियलाइज्ड रेंट अब तभी मानेंगे जब आपकी टेनेंसी बोनाफाइड हो, मतलब टेनेंसी जेन्युइन होनी चाहिए। आपने उससे घर खाली करा लिया है, आपने उसको अपना दूसरा घर कोई किराए पर नहीं दिया हो, आपने लीगल स्टेप्स लिए हो सारे, राइट, उस घर को खाली कराने के लिए, तभी आपको अनरियलाइज्ड रेंट का जो अनरियलाइज्ड पोर्शन है वो ऐड नहीं करना, एक्चुअल पोर्शन लेना है, राइट। दोनों को कंपेयर कर लो, जो हायर है उस पर टैक्स दे दो। तो अलग अलग सिचुएशंस फ्रेंड्स हमारी ऐसी आई यहां पर, राइट, अलग अलग सिचुएशन आई। उसके अंदर हमने देखा कि हर जगह एक ही चीज थी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अरियर ऑफ रेंट के केस में हमने देखा अरियर ऑफ रेंट जिस साल में रिसीव होंगे उस साल पे टैक्स लगाना है, जिस मर्जी ईयर से रिलेटेड हो, जिस साल में रिसीव होगा उस साल में टैक्स लगाना है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि अरियर ऑफ रेंट हमेशा प्रीवियस ईयर्स का होता है, करंट ईयर का कभी भी अरियर में नहीं जाएगा, करंट ईयर का करंट ईयर में ही काउंट होगा, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स सारी चीजें थी जो हमने यहां पर की। एक बार फ्रेंड्स इस चैप्टर को रिवाइज आप कर लेना अच्छे से और पूरा अच्छे से देख लेना, राइट। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, अगली क्लास में मंडे को। अरविंद का वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार, अगर सर ओनर परफॉर्म्स बिजनेस फ्रॉम इट्स प्रेमाइसेस, मैं पढ़ रहा हूं अरविंद वही पढ़ रहा हूं, सर ओनर परफॉर्म्स बिजनेस फ्रॉम इट्स प्रेमाइसेस, राइट, इज वन सपोज ही गिवन द फ्लोर ऑन रेंट टू एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी सिनेरियो, राइट। अगर उसने किराए पर दिया है एक्स कंपनी और वाई कंपनी को, ठीक है, तो जो भी उसकी किराए की अर्निंग आएगी वो, राइट, वो उसकी अर्निंग बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओनर की अर्निंग बनेगी। लेकिन सिनेरियो अब ये है कि ही इज ए पार्टनर इन एक्स और वाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई का वो पार्टनर भी है, तब भी वो एक्स और वाई का खर्चा होगा और उस ओनर की अर्निंग होगी उस केस में भी, राइट। कैन ही कलेक्ट रेंट फ्रॉम वाई ऑल्सो, कैन ही कलेक्ट रेंट फ्रॉम वाई ऑल्सो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कहां पर आपको छूट दी गई है, जहां पर आप प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस कर रहे हो। प्रोप्राइटरशिप के केस में फ्रेंड्स केवल ये होता है जहां पर मेरा खुद का बिजनेस है, मैं एज ए प्रोप्राइटर, जो मैंने एक सिचुएशन बनाई थी आपको, वहां पर मेरा खुद का बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो वो बिजनेस मेरा नहीं है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना इसमें, वो मेरी फर्म का बिजनेस है। अगर मैंने किसी कंपनी को दिया जिसमें मैं डायरेक्टर हूं या जिसमें मैं शेयर होल्डर हूं, तो बिजनेस वो मेरा नहीं है, वो कंपनी का बिजनेस है, उस कंपनी में मैं डायरेक्टर या शेयर होल्डर हो सकता हूं, तो उस कंपनी से मैं रेंटल चार्ज कर सकता हूं, बिल्कुल चार्ज करूंगा। मैं अपनी प्रॉपर्टी उस कंपनी को दे रहा हूं यूज करने के लिए, मैं रेंटल चार्ज करूंगा। मैं उस फर्म को दे रहा हूं, मैं बिल्कुल रेंटल चार्ज करूंगा और वो मेरी वो इनकम बनेगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और उस फर्म की या उस कंपनी की वो रेंटल से एक्सपेंस बनेगा। ठीक है अरविंद, क्लियर? चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड्स ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स ये फ्री क्लासेस लेना चाहें। टोटल कितनी अपनी 10 11 कितनी क्लासेस हो चुकी है अपनी? टोटल 11 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 11वीं क्लास कंप्लीट हो गई। करीब मेरे हिसाब से अभी 35 लेक्चर और होने हैं इसके अंदर, राइट, 35 टोटल लेक्चर और हो गए। तो जो लोग भी आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो उनको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।